हेलो। चलिए, सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और मेरे साथियों, मैं कैसा हूं वो तो आप देख ही रहे हैं। और आपकी सेवा में एक बार फिर से मैं हाजिर हूं। मैं बस यही कहूँगा, आपकी सपोर्ट हम लोगों की जान है। आप लोग इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए, लगातार बने रहिए। और मेरे दोस्त, मैं आपकी सेवा करता रहूँगा, ठीक है। हेल्थ तो अप डाउन होते ही रहता है। हेल्थ बहुत बड़ा इशू तो है ही, ऐसा नहीं कि नहीं है। लेकिन फिर भी काम होते रहना चाहिए। और मेरे दोस्त, लगातार क्लास होते रहना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, तो आप लोग एक बार जम करके अपने अपने ग्रुप में सेशन को शेयर कर दें, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम भाई लोग जुड़े, ठीक है। चलिए, 9-10 का क्लास कितने बजे होती है? सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अभी जो मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ 6 to 8 है। ये 6 to 8 और 9-10 दोनों के लिए है। क्योंकि 2.0 का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें 6 to 8 के जो क्वेश्चन थे, वो 9-10 के क्वेश्चन से भी अच्छे थे। तो 6 to 8 जो मैं अभी सॉल्व करने वाला हूँ, ये 9th 10th के भी से भी अच्छे हैं। या यूं कहें कि 9th 10th के बिल्कुल सिमिलर हैं। तो 9th 10th वाले को भी यह क्लास जरूर करना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो मेरे दोस्त, हम लोग आते हैं और काम करते हैं, ठीक है। तो चलिए मेरे दोस्त, हम लोग काम करते हैं और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए दोस्त, एकदम से ध्यान से इस चीज़ को पढ़ेंगे और ध्यान से मेरे दोस्त इस चीज़ को समझेंगे, ताकि आपको काफ़ी आनंद आए, काफ़ी आपको अच्छा लगे, ठीक है। देखो मेरे दोस्त, तो हम लोग आनंद आना क्या, अच्छा लगना है, अच्छा लगने से मतलब है। तो चलिए मेरे दोस्त, काम करते हैं। कहते हैं कि वह एकल बट्टा ज्ञात करें। फाइंड द सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट, है ना, टू टू सक्सेसिव डिस्काउंट। दो लगातार छूट का एकल छूट क्या होने वाला है? तो मेरे मित्र, 20% और 10% के दो लगातार छूट का एकल छूट क्या होगा? तो आप जानते हैं कि दो लगातार छूट का एकल छूट यही होता है, ठीक है। तो मेरे दोस्त, ये हमारा क्या होगा? x+y और x×y और अपॉन 100। तो मेरे दोस्त, यहाँ पर आपको 28% दिख जाएगा, ठीक है। या आप एक दूसरा मेथड भी यूज कर सकते हैं, एमआरपी और एसपी का रेशियो लेकर के। और आप क्या कहेंगे? 20% की छूट का मतलब 1/5 की छूट, और 10% की छूट का मतलब 1/10 की छूट। छूट किस पर दिया जाता है? एमआरपी पर। 1/5 की छूट का मतलब 5 की एमआरपी वाली चीज 4 में बेचा गया। फिर 1/10 की छूट, यानी कि 10 की एमआरपी वाली चीज को 9 में बेचा गया, ठीक है। अब देखिए, फाइनली दो लगातार डिस्काउंट के बाद जो हमारा एकल डिस्काउंट होगा वो क्या होगा? ये मेरे दोस्त हमारा 50 हो जाएगा और ये हमारा 36 हो जाएगा। 50 का चीज़ अगर आप 36 में बेचेंगे तो फाइनल डिस्काउंट 14 का होगा। किस पर? 50 पर, और इंटू 100। तो इस तरह से मेरे दोस्त 28% का आपका सक्सेसिव डिस्काउंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कौन सा होगा? सी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, हमने क्वेश्चन नंबर 1 देख लिया है, सी नंबर इसका आंसर हो गया। चलिए, अब आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन हमारा कौन सा होगा? 2 नंबर। देखिए, ये हमसे क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक निश्चित प्रयोग में जीवाणुओं की संख्या 2.5% से घट रही है। प्रारंभ में 5,12,000। तो 2 घंटे के अंत में, यानी 2 घंटे के बाद क्या होगी? अब देखिए, प्रति घंटा 2.5 से घटने का क्या मतलब है? प्रति घंटा 2.5 से घटने का मतलब ये है कि ये 25 और बटे में 100 डेसिमल हटाएंगे तो एक और जीरो होगा, यानी 1/40 से घटना। और 1/40 से घट रही है? नहीं मेरे दोस्त, बढ़ रही है। तो बढ़ रही है 1/40 से। तो हम इसको एक काम कर सकते हैं, इनिशियल और फाइनल का रेशियो ले सकते हैं। आइए जरा सा इनिशियल और फाइनल का रेशियो लेते हैं। 1/4 से 40 से बढ़ने का मतलब है कि 40 से 1 बढ़कर 41 हो जाएगा।
ठीक है मेरे दोस्त, 40 से 1 बढ़कर 41 पहला घंटा के अंत में, दूसरे घंटे के अंत में फिर से हो जाएगा 40 से 41। अब 2 घंटे के बाद क्या होगा, तो 2 घंटे के बाद मेरे मित्र 1600 की चीज़ जो है वो 1600 क्या हो जाएगा, आपका 81 हो जाएगा, 1681 हो जाएगा। अब आप थोड़ा इसको समझिए कि ये जो आपको शुरू में 1600 दिख रहा है, यही तो आपका 5,12,000 है, जो कितना गुना है, तो मेरे मित्र ये 320 गुना है। आप इधर 320 गुना कर दीजिए, जैसे ही आप 320 गुना करेंगे तो ये आपको मेरे दोस्त 53,792 है ना, यानी 5,37,920 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, और अच्छे से इसको समझिए और धीरे धीरे आगे बढ़िए। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन को आप अच्छे से देखिए और समझिए। ठीक है, अब मेरे दोस्त 3 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ये कहता है एक मशीन के मूल्य में 20% की ह्रास होती है, 2 वर्ष पहले खरीदा गया था, यदि उसकी वर्तमान कीमत 40,000 रुपये हो तो कितने में वो खरीदी गई थी। मेरे दोस्त जानते हो लगातार साल क्या हो रहा है कमी हो रहा है, तो 2 साल कमी होने के बाद अगर 40,000 कीमत बची हो तो जब खरीदा गया था तब कीमत क्या रहा होगा। मान लेते हैं खरीदते समय कीमत x रहा होगा, ठीक है ना, तो 20% से घटने का मतलब होता है 1/5 से घटना, यानी कि 5 की चीज में 1 की कमी होगा तो 4 रह जाएगा। मेरे दोस्त 1 साल और कमी हुआ है तो 5 का चीज 4 रह जाएगा। 2 लगातार कमी होने के बाद मेरे दोस्त हमें ये कितना 40,000 दिखने लग गया। 2 लगातार कमी होने के बाद ये चीज हमें 40,000 दिखने लग गया। ठीक है, अब मेरे दोस्त यहां से हम इसको कट करते हैं तो 16 दूनी 32, 16 पचे 80, 2500 हो गया। x बराबर क्या होगा, 5 गुने 5 25, 25 25 है 625, ये हमारा 62,500 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, आइए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए ये क्या लिखा हुआ है, इसको समझिए। लिखता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आवश्यक रूप से सत्य नहीं है। तो अगर आवश्यक रूप से सत्य नहीं है ऐसा यदि लिखा हुआ है तो मेरे दोस्त आप इसको पढ़ने की कोशिश करिए। यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्वि, यहाँ देखिए कौन सा स्टेटमेंट आवश्यक रूप से सत्य नहीं है। चारों स्टेटमेंट पढ़ते हैं, पांचों देखते हैं कौन सही है कौन सही नहीं है। अब देखिए हम देख रहे हैं कि स्टेटमेंट लिखा है पहला, यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजन करे तो वह समांतर चतुर्भुज होगा। ये परफेक्ट डेफिनेशन है, क्योंकि आप जब क्वाड्रिलेटरल को अच्छे से पढ़िएगा तो यही देखिएगा कि किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है तो मेरे दोस्तों पैरेललोग्राम ही होता है। ठीक है, दूसरी बात, यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो वो आयत होता है, ये भी सत्य है। विकर्ण बराबर हो और 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करे तो वर्ग होगा, विकर्ण सिर्फ बराबर है तो आयत होगा, ये भी सही है। मेरे दोस्त ये हम देख रहे हैं कि यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं तो वो समचतुर्भुज होगा, ये मेरे दोस्त आवश्यक रूप से सत्य नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को, पहले मेरी बात समझिए, किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे पर लंब हो या एक दूसरे को लंबवत काटती हो तो वो वर्ग भी हो सकता है और समचतुर्भुज भी हो सकता है। तो ये कहना कि वो सिर्फ समचतुर्भुज होगा, यहाँ पर मेरे दोस्त थोड़ा संशय की स्थिति बन रही है, क्योंकि यहाँ 2 चीज होता है और इसने एकदम से सीधे कह दिया कि अगर 2 विकर्ण एक दूसरे पर लंबवत हो तो समचतुर्भुज हो जाएगा। ऐसे तो टेक्निकली गलत नहीं है, ये टेक्निकली गलत नहीं है, लेकिन एक वर्ड लिखा हुआ है यहाँ देखिए मेरे दोस्त, नॉट नेसेसरली ट्रू, मतलब आवश्यक रूप से सत्य नहीं है, मतलब जिसमें जरा भी संदेह हो उसको गलत माना जाएगा। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा मेरे दोस्त संदेह ये हो गया कि विकर्ण अगर एक दूसरे पर लंब हो तो वो समचतुर्भुज भी हो सकता है वर्ग भी हो सकता है, तो उसे सिर्फ समचतुर्भुज कहना ये पूरी तरह से सही नहीं है, लेकिन ये गलत भी नहीं है। ठीक है,
अब देखिए क्या लिखा है कि आयत, वर्ग और समचतुर्भुज एक विशेष प्रकार की समांतर चतुर्भुज है। ये 100% सत्य है, क्योंकि आयत, वर्ग और समचतुर्भुज पैरेललोग्राम के ही औलाद हैं। तो मेरे दोस्त ये कहना हमारा सही होगा। ऑप्शन नंबर सी में थोड़ा संदेह क्रिएट होता है, क्योंकि यहाँ वर्ग भी हो सकता है। हालांकि मेरे हिसाब से मेरे दोस्त यहाँ पर कोई गलत नहीं है, सब सही है। बट कई बार क्या होता है कि हम जो मानते हैं एग्जामिनर वो नहीं मानती है ना। एग्जामिनर अपने हिसाब से आंसर कंडक्ट करती है, क्योंकि वो पूरी तरह से गलत भी नहीं है ना। तो पूरी तरह से गलत भी नहीं है तो हम उसको सही मान रहे हैं, लेकिन एग्जामिनेशन उसको इस ये सोच के ले रही है कि मेरे दोस्त वहाँ पे समचतुर्भुज भी होगा और वर्ग भी होगा। हमने सिर्फ समचतुर्भुज दिया है, इसलिए वो पूरी तरह से सत्य नहीं है। तो हमारा 3 नंबर स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर आवश्यक रूप से सत्य नहीं है, इसलिए हमारा आंसर सी नंबर जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब हम चलते हैं मेरे दोस्त, कौन सा, हम चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। ठीक है, देखिए क्लास बिल्कुल भी रिकॉर्डेड नहीं है। ठीक है, आपके बोर्ड का क्लैरिटी बहुत खराब है, मतलब क्या हुआ? चलिए आइए देखते हैं। देखिए अब मेरे दोस्त ये 5 नंबर क्वेश्चन पर आइए। मेरे दोस्त हम ये देख पा रहे हैं कि हमारे पास एक समचतुर्भुज है, और समचतुर्भुज कौन कौन, मेरे दोस्त सॉरी, एक समलंब चतुर्भुज है ए बी सी डी, जिसमें हमारा सी डी ए बी के पैरेलल है। साथ ही साथ ए बी को 78 सेमी, और मेरे दोस्त हमारा जो सी डी है वो हमारा 52 सेंटीमीटर है ना। ये ए डी हमारा 28 सेमी है, और मेरे दोस्त ये हमारा बी सी कितना है, ये हम देख रहे हैं 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, हमें इसका एरिया मांगा है, और आपको ये बात पता होना चाहिए कि जब भी किसी समलंब चतुर्भुज का एरिया निकालना हो तो सीधा हम यही कहेंगे 1/2, क्या 1/2 समांतर भुजा का योग, यानी 78, और प्लस में मेरे दोस्त कितना 52, और इनटू समांतर भुजा के बीच का डिस्टेंस यानी कि हाइट। ठीक है, ये बिल्कुल भी रिकॉर्डेड नहीं है, एकदम से लाइव है, आप काम कीजिए। ठीक है, अब चलिए मेरे दोस्त यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, हम ये क्या कह रहे हैं कि आज समांतर भुजा तो आप जानते हैं, लेकिन इनके बीच का डिस्टेंस हाइट नहीं जानते हैं। तो उसके लिए मेरे दोस्त आप क्या करिए कि यहाँ से आप एक लंब डाल दीजिए, और यही हाइट आप फाइंड कीजिए। अब देखिए ये हाइट आप फाइंड कैसे कर सकते हैं, पहले वो समझिए। इस हाइट को फाइंड करने के लिए आपको इसके पैरेलल एक लाइन मेरे दोस्त यहाँ से गुजारना होगा। अब इसके पैरेलल एक लाइन अगर आप यहाँ से गुजारते हैं तो आप मेरे दोस्त यही पाएंगे कि ये 52 है तो हमारा ये भी 52 है, और ये 28 है तो हमारा ये भी 28 है। हाँ या ना? आप कहेंगे हाँ ये भी 28 है। तब तो मेरे दोस्त आप ये बताइए, अरे कैसे? आप देखिए ना, इसके पैरेलल यहाँ से खींचे हैं, ये दोनों पहले से पैरेलल है। जिस चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा पैरेलल हो वो समलंब सॉरी वो समांतर चतुर्भुज होता है। जिस चतुर्भुज के आमने सामने का साइड पैरेलल हो वो पैरेललोग्राम होता है। तो इस सेंस में ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल हो गया। ठीक है, और याद रखना, जब चतुर्भुज पैरेललोग्राम हो जाए तो वो आमने सामने का भुजा बराबर भी होता है, इसलिए ये 52 तो ये 52 हुआ, ये 28 तो ये 28 हो गया। ठीक है, अब पूरा मेरे दोस्त हमारा ये 78 जिसमें ये 52 है तो ये हमारा क्या होगा 26 हो जाएगा। आप कहोगे हाँ जी। अब यहां से मेरे दोस्त हमको काम करना है। क्या काम करना है? सबसे पहले हमें एस निकालना है। एस क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी। क्यों? क्योंकि ये जो त्रिभुज है हाइट ऐसे थोड़ी निकलेगा। पहले इस त्रिभुज का एरिया निकालिए। त्रिभुज का एरिया हिरोन से निकालना होगा। तो मेरे दोस्त ये हमारा 28 और प्लस 26, और मेरे दोस्त ये 30, और बटे कितने हो जाएंगे 2। अब यहाँ से हम देख रहे हैं 8 6 14 4 1 5 84, 84 का आधा 42 होगा। अब त्रिभुज का एरिया हम निकालने जाएंगे तो क्या होगा? एस हमारा 42 है, एस माइनस ए 42 माइनस 26 ये हमारा 16 हो जाएगा। एस माइनस बी तो 42 माइनस 30 12 हो जाएगा। एस माइनस सी तो 42 माइनस 28 ये 14 हो जाएगा। यहाँ से हम देखते हैं तो ये तो हमारा 14 गुना 3 42 है ये, तो एगो 14 बाहर आएगा। साथ ही साथ 12 गुने 16 192 तिया 576 यानी कि 24। कहने का मतलब 14 गुना 24 त्रिभुज का एरिया आ गया, इस त्रिभुज का एरिया। अब आपसे हम एक बात पूछते हैं क्या,
किसी भी त्रिभुज का एरिया जब निकाल चुके हैं, है ना, और अब हमें उस त्रिभुज में किसी एक भुजा पर हाइट चाहिए। आज हाइट चाहिए 26 सेमी भुजा पर, तो कैसे निकालेंगे? तो हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, 1/2 आधार अगर हम 26 ले लें और मेरे मित्र ऊंचाई अगर हम h ले लें, तो ये जो हमारा एरिया आएगा 1/2, ये आधार और ये ऊंचाई, ये जो हमारा एरिया आएगा वो मेरे दोस्त क्या होगा? तो सर वो उसी उसी त्रिभुज का एरिया है। ये जो 1/2 बेस इंटू हाइट किए हैं, जिस त्रिभुज का एरिया है उस त्रिभुज का एरिया आप क्या निकाले हैं? 14 और गुने में कितना? 14 और गुने में 24। ठीक है, तब तो हम यहाँ पर अगर काम करने आते हैं तो हम यही देखेंगे कि मेरे दोस्त ये हमारा 13 हो गया और हाइट बराबर क्या होगा? 14 गुने 24 और बटे में 13। चलिए इसी को बैठाइए। 1/2 ये दोनों ऐड करेंगे तो हो जाएगा 130। एकदम ध्यान से इस बात को समझिए, ये हमारा मेरे दोस्त हो जाएगा 130। और ऊंचाई कितना निकाले हैं? ऊंचाई हमारा हो गया है, अच्छा, 14 गुना 24 बटे 13, 14 गुने 24 और बटे में 13। मेरे दोस्त यहाँ से ये कट गया कितनी बार में? 10 बार में। और ये यहाँ से कट चुका है हमारा 12 बार में। 12 गुने 10 120 हो जाएगा, और 14 से करेंगे तो 14 28, 14 2 16। यानी इस क्वेश्चन का आंसर हमारा मेरे मित्र 1680 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप आराम से निकाल चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। ठीक है, अब मेरे दोस्त ये बी नंबर हमारा रिजल्ट हो गया है, 5 नंबर क्वेश्चन था। अब हम 6 नंबर पे आते हैं और 6 नंबर को ध्यान से देखो। देखो 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? 6 नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक संचित आलय की धारिता 108 घन मीटर है, इसमें 60 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी उड़ेला जाता है। आप ये बताइए कि संचित आलय को भरने के लिए कितने घंटे लगते हैं? हम आपसे ये पूछ रहे हैं पानी की रफ्तार क्या है? 60 लीटर प्रति मिनट, इस रफ्तार से पानी भर रहा है। ठीक है, और रही बात टैंक की क्षमता क्या है, तो टैंक की क्षमता हम देख रहे हैं कि मेरे दोस्त 108 मीटर क्यूब है। अब आपको पता होना चाहिए कि 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है। अरे जब 1 मीटर क्यूब का मान 1000 लीटर होता है तो 180 मीटर क्यूब का क्या हो जाएगा? 180 पर 3 जीरो, इतना 1000 लीटर। ठीक है ना। अब मेरे दोस्त हमें अगर टाइम निकालना है तो देखो हम टाइम कितना निकालेंगे। पानी हमें भरना क्या है? 180 पर 3 जीरो, इतना लीटर पानी भरना है। और आपको ये पता है कि 1 मिनट में कितना भरता है? 60 लीटर प्रति मिनट। आज हम अगर 60 से इसको काटते हैं तो मेरे दोस्त हमें कितना नजर आएगा? तो हम ये देख रहे हैं, ओ सॉरी, ये 180 नहीं है, ये मेरे दोस्त 108 है। ये हमारा 108 है, ध्यान दो, ये हमारा 108 है। तो 108 पर 3 जीरो हो जाएगा, 108 पर 3 जीरो। ठीक है, तो चलिए मेरे दोस्त 1 जीरो से 1 जीरो हमारा कट गया और 6 से काटेंगे इसको तो ये हो जाएगा 1800 मिनट, जाएगा ऊपर में 1800 मिनट। लेकिन हमें आंसर किस में पूछा है? घंटा में। तो हम क्या करेंगे? 1800 मिनट को 60 से भाग दे देंगे, इससे मेरे दोस्त हमारा घंटा में कन्वर्ट हो जाएगा। 30 घंटे का टाइम लगेगा। ऑप्शन नंबर ए आप बहुत अच्छे से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे चले। आइए मेरे दोस्त क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब आप इसको देखिए, ये क्या लिखता है? ये लिखता है किसी घनाभ की प्रत्येक भुजा को दुगुनी कर दी जाए तो बताइए कि उसके सतह में क्या चेंजिंग आएगा। अब घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को LBH मानते हैं। अब कहा लंबाई को डबल, चौड़ाई को भी डबल करिए, हाइट को भी डबल करिए। ठीक है, और अब मेरे दोस्त इसका एरिया फाइंड कीजिए। अगर मेरे दोस्त हम अभी एरिया फाइंड करते हैं तो टोटल सरफेस एरिया पहले क्या होगा? 2LB प्लस मेरे दोस्त LH प्लस हमारा BH हो गया। आप कहोगे हाँ जी सर। और अब मेरे दोस्त अगर यहाँ पर हम टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, 2 इंटू LB करेंगे तो 4LB होगा। जब हम BH करेंगे तो 4BH होगा। जब हम LH करेंगे तो मेरे दोस्त हमारा 4LH होगा। ठीक है,
अब देखिए यहाँ से 4 सब में से कॉमन आएगा तो 4 गुने 2, ये हमारा LB, ये हमारा LH और ये हमारा BH हो जाएगा। तो इस तरीके से मेरे दोस्त आप देख पाएंगे कि ये जो हमें दिख रहा है वो तो पहले जैसा है, तो फिर कितना गुना हुआ है, 4 गुना। तो मेरे दोस्त 4 गुना इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, ये हमारा B नंबर हो गया है। ठीक है, चलिए मेरे दोस्त मैं जानता हूँ कि 17 नंबर तक मैंने कल करा दिया था, है ना, लेकिन वीडियो में कुछ फॉल्ट हो जाने के कारण वीडियो यूट्यूब से हट गया, है ना, और तो मैं नहीं चाहता कि फिर आधा अधूरा रहे, इसलिए मैं उसको 1 नंबर से करा रहा हूँ। बाकी हो सकता है जब अ, कुछ नया भी हो जाए साथ में, जिससे आपको कुछ फ़ायदा भी हो जाए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए आइए देखिए मेरे दोस्त, ये देखिए ये क्या है, ये हमसे क्या कह रहा है, ये हमसे कह रहा है कि किसी बारंबारता बंटन में विचार कीजिए, माध्यिका वर्ग क्या होगा। अब आप यहाँ देखो मेरे दोस्त, माध्यिका वर्ग हमसे पूछ रहा है और माध्यिका वर्ग हमें फाइंड करना है। माध्यिका वर्ग कैसे मिलेगा, माध्यिका वर्ग फाइंड करने के लिए पहले हमको क्लास इंटरवल देखना होगा, है ना, बारंबारता सारणी दिया हुआ है ही नहीं। चलिए मैंने बारंबारता सारणी अलग से लग रखा है, इस क्वेश्चन को टाइपिंग करने में कुछ छूट गया था। लीजिए L से U, ठीक, L से U क्लास इंटरवल बनाने में छूट गया था। चलिए हम यहाँ पर बना देते हैं। 1.0 में आया था बहुलक वर्ग बताइए, ठीक है, मॉड क्लास पूछा था 1.0 में, 2.0 में मीडियन क्लास पूछा है, माध्यिका वर्ग। तो चलिए हम माध्यिका वर्ग को फाइंड करना सिखाते हैं आपको। सबसे पहले क्या था हमारा वो तो लिख लीजिए, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, मेरे दोस्त ये हमारा 30 से 40, ये हमारा 40 से 50 और ये हो जाएगा हमारा 50 से 60। ठीक है, बाकी ये फ्रीक्वेंसी जो है ये आपका 3 है मेरे दोस्त, 8 है, 16 है, ये 30 है, 17 है, ठीक है, और मेरे दोस्त 4 है। ठीक है, देखिए माध्यिका वर्ग जब भी निकालना होता है तो सबसे पहले संचयी बारंबारता निकालना होगा, CF कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, पहले क्लास की फ्रीक्वेंसी को एज इट इज रहने देते हैं, ठीक है, उसके बाद कोना कोनी जोड़िए, 8 और 3 11, 11 और 16 मेरे दोस्त ये 27, 27 और 30 57, 57 और 17 74, 74 और 4 मेरे दोस्त 78। ठीक है, अब आपको क्या करना है, टोटल फ्रीक्वेंसी निकालना है, टोटल फ्रीक्वेंसी। आज टोटल फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे तो आखिरी संचयी बारंबारता ही टोटल फ्रीक्वेंसी का योग होता है, सबको जोड़िएगा तो 78 ही आएगा। मेरे दोस्त n/2 निकालिए, n/2 हमारा 39 होगा, और आप जानते हैं इसी n/2 को उठाइए और मेरे दोस्त इसको ढूंढिए संचयी बारंबारता में। क्या संचयी बारंबारता में कहीं 39 है, अगर ये 39 है तो ठीक है, अगर 39 नहीं है तो आपको 39 से जस्ट बड़ा को पकड़ना होगा। 39 को ढूंढ रहे तो 39 तो कहीं नहीं मिला, लेकिन 39 से जस्ट बड़ा आपको 57 मिल गया। तो मेरे दोस्त यही क्लास हमारा माध्यिका वर्ग होगा। तो माध्यिका वर्ग कौन सा हो जाएगा, 30 से 40, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 30 से 40 हो जाएगा, और 30 से 40 उस क्वेश्चन का आंसर हो गया। देखिए अगर इसी में हमें बहुलक वर्ग पूछा होता, मॉड क्लास पूछा होता, तो जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगा उसे हम बहुलक वर्ग कहते हैं। साथ ही साथ जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है वो तो बहुलक वर्ग है, लेकिन कभी कभी दो दो क्लास की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम हो जाता है, तो उस स्थिति में सेकंड लार्जेस्ट जो फ्रीक्वेंसी वाली क्लास हैं वो बहुलक होगा। फॉर एग्जाम्पल दो दो क्लास की फ्रीक्वेंसी अधिकतम 35-35 हो गया, तो उन दोनों में से किसी को भी बहुलक वर्ग नहीं बोलेंगे। मान लो कि इन दोनों को छोड़ के जो सबसे बड़ा है वो 28 वाला है, तो 28 बारंबारता वाला वर्ग हमारा बहुलक वर्ग होगा। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाली क्लास मॉड क्लास होगा, लेकिन जब दो दो क्लास की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम हो जाए तो सेकेंड लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी वाले क्लास को मॉड क्लास कहेंगे। ठीक है ना, चलिए अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए अब आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं, कहाँ में वीडियो फंस रहा है। देखिए यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ
थोड़ा सा क्वेश्चन गड़बड़ है, आपको दिख नहीं रहा होगा। 2 की पावर मेरे मित्र ये 3x-1 और +10, ये है क्वेश्चन, डिवाइड बाई 7 और बराबर मेरे मित्र 6। x का मान आपसे पूछ रहा है। वीडियो कहाँ में फंस रहा है, थोड़ा देख ले हम वीडियो कहाँ फंस रहा है। ठीक तो है, ठीक ही तो चल रहा है। चलिए आगे आइए। देखिए ये हमारा क्वेश्चन है। अब मेरे दोस्त अगर हम इस पर थोड़ा सा काम करते हैं तो थोड़ा ध्यान दीजिए कि आखिर क्या है ये। हम ये देख पा रहे हैं मेरे दोस्त कि हमारे पास 2 की पावर ये 3x और -1 और प्लस में 10 है। 7 से इधर भाग है तो उधर जाके गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा 7 छके 42। और अब मेरे दोस्त ऑप्शन पुट कर लो। अब जैसे ही आप ऑप्शन पुट करोगे तो आप यही पाओगे कि अगर हम x का मान 2 पुट कर देते हैं, है ना, x का मान अगर 2 रख देते हैं यहाँ पर, तो हम देख रहे हैं 6 और में से 1 गया 5, 2 की पावर 5 हमारा 32, 32 और 10 कितने हो जाएंगे 42। यानी कि x का मान 2 पुट करने से LHS बराबर RHS हो जा रहा है, तो विशेष टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। चलो ध्यान दो, अब आगे चलते हैं। अब इसको देखो, ये क्या है। एक स्टीमर धारा की दिशा में चलकर 2 बंदरगाहों के बीच की दूरी 4 घंटे में ट्रेवल करती है, जबकि यह धारा के विपरीत दिशा में चलकर वही दूरी 5 घंटे में ट्रेवल करती है। अगर धारा की चाल 2 किलोमीटर पर आवर है, तो बताइए शांत जल में स्टीमर की चाल क्या होगी। आप एक चीज तो देख रहे हैं ना कि डिस्टेंस सेम ट्रेवल हो रहा है, और जब डिस्टेंस सेम होते हैं तो समय के इन्वर्स रेशियो में चाल होता है, ये तो आप जानते हो। क्वेश्चन ने कहा कि धारा की दिशा में जो दूरी, धारा के विपरीत दिशा में वही दूरी। पहले हम टाइम का रेशियो लेते हैं, धारा की दिशा में टाइम और धारा के विपरीत टाइम। जो दूरी धारा की दिशा में चल के 4 घंटे में ट्रेवल किया है, वही दूरी धारा के विपरीत दिशा में चल के 5 घंटे में ट्रेवल किया है। तब तो आज टाइम रेशियो लेंगे तो 4:5 हो जाएगा, ये टाइम रेशियो है। अब अगर चाल का अनुपात लेंगे तब तो 5:4 हो जाएगा। आप कहोगे हाँ। अब यहाँ देखो, ये हमारा धारा की दिशा में नाव की चाल है और ये धारा के विपरीत नाव की चाल है। अगर हम यहाँ अनुपात की राशि को x मान लेते हैं, ये धारा की दिशा वाली चाल है, ये धारा के विपरीत दिशा वाली चाल है। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पर धारा की चाल निकालना चाहूँगा, मान लो धारा की चाल, ठीक है, तो आप सबको पता है नाव माइनस धारा बटे 2, सॉरी, दिशा वाली चाल और माइनस विपरीत वाली चाल बटा 2, इसी से धारा की चाल निकलता है। और धारा की चाल कितना दिया हुआ है, 2 किलोमीटर पर आवर। यहाँ से x का मान कितना निकलेगा, 4। अब x का मान जो 4 निकल गया ना, तो मेरे मित्र 5 चौको कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और 4 चौके कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ये हो गया धारा की दिशा में नाव की चाल, ये हो गया धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल। ठीक है, तब तो अब मुझे अगर नाव की चाल चाहिए होगा, नाव की, तो कोई दिक्कत नहीं है। दिशा वाली चाल प्लस विपरीत वाली चाल बटा 2, दिशा वाली चाल प्लस विपरीत वाली चाल बटा 2, कितना हो जाएगा, 36/2 18। तो इस क्वेश्चन का आंसर 18 हो जाएगा। बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हो और आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, रिकॉर्डेड वीडियो है, कोई रिकॉर्डेड वीडियो नहीं है। ठीक है ना, मैं लाइव हूँ। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये हमारा 10 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब हम 11 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ध्यान से देखते रहिए। देखिए ये हमारा क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्त, ये हमें कहता है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मैक्सिमम मान क्या होगा।
तो मेरे दोस्त ये हमारा a साइन थीटा और प्लस b कॉस थीटा, ठीक है। अगर हमें इसका मैक्सिमम मान पूछा जाएगा तो ये ध्यान रखना कि अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। अगर हमसे कोई मिनिमम मान पूछेगा तो इसका भी आंसर वही होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन बस माइनस का साइन लग जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब मेरे दोस्त ध्यान से देखिए, ये भी हमारा 1 है और मेरे दोस्त ये भी हमारा 1 है, ठीक है। अब क्या होगा इसका मैक्सिमम मान, इसका मैक्सिमम मान निकालना है तो रूट के अंदर ये हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। तो इस तरीके से मेरे दोस्त √2 हमारा इसका मैक्सिमम मान हो जाएगा। ये बात अच्छी तरह से ध्यान रखना। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा, है ना। बस इतना याद रखना है कि ये मेरे दोस्त मैथ डेली एग्जाम तक यूट्यूब पे चैप्टर वाइज करा दीजिए। चलिए आओ ध्यान दो, बोले तो मन है तो देखो, मन है तो मत देखो। क्या अभी आप लोग में से कोई कहते हैं अर्जुन बैच परचेज, अर्जुन बैच का कूपन कोड क्या है, ये है वो है। अरे तुम लोग तो निगेटिविटी फैला रहा था अर्जुन बैच के बारे में, अब क्यों पूछ रहे हो कि उसका कूपन कोड क्या है। मैंने तो कल ही कहा था मत लो ये अर्जुन बैच, मत लो, कोई मत लो, है ना। एग्जाम के बाद जब पता चलेगा कि अरे अर्जुन बैच से इतना क्वेश्चन एग्जामिनेशन में मैच कर गया, अर्जुन बैच एग्जामिनेशन में इतने फायदेमंद हो गए, तो फिर उस समय बड़ी अफसोस होगा, है ना। तो कोई बात नहीं है, अफसोस के बाद ही सीख लेना, है ना। चलो ध्यान दो। अब देखो क्या लिखता है कि x के किस मान के लिए ई दोनों से पास करने वाली लाइन और ई दोनों से पास करने वाली लाइन एक दूसरे पर क्या है, लंबवत है। तो मैं आपसे एक सिंपल सी बात पूछता हूँ, ई दोनों से पास करने वाली जो लाइन है और मेरे दोस्त ई दोनों पॉइंट से जो पास करने वाली लाइन है, कहा है कि एक दूसरे पर लंब है, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि जब दो रेखा एक दूसरे के ऊपर लंबवत होते हैं तो उनके स्लोप का जो प्रोडक्ट होता है वो -1 होता है, ठीक है। दूसरी बात, दो बिंदु से पास करने वाली लाइन का जो स्लोप होता है y2 - y1 और बटा x2 - x1 होता है, ठीक है ना। अब देखिए मेरे दोस्त, तब तो हमारा अगर ये m1 और m2, तो m1 क्या होगा हमारा, मेरे दोस्त यहाँ देखो, ये दोनों पॉइंट से गुजरने वाली लाइन का स्लोप लो, y2 - y1 यानी 8 - 6, 8 - 6 बटे x2 - x1, तो 4 और माइनस माइनस +2, मेरे मित्र हो जाएगा 4 और माइनस माइनस +2 और इनटू m2 ये दोनों पॉइंट से पास करने वाली लाइन का स्लोप, तो y2 - y1 24 - 12, तो मेरे दोस्त ये हमारा 24 और -12 हो जाएगा और बटे x2 - x1 यानी कि x और माइनस हमारा 8 बराबर हो गया -1। अब यहाँ से हम देख रहे हैं मेरे दोस्त ये हमारा 2 है, ठीक है। तो 2 है और ये हमारे पास 6 है, तो हम ऐसा करते हैं कि मेरे मित्र ये 6 और 6 दूनी 12, ठीक है ना। तो यहाँ 2 2 दूनी 4 हो जाएगा और बराबर इसका गुना जब इसमें होगा तो -x और मेरे दोस्त ये हमारा +8 हो जाएगा। इस पर आके +x, 4 जाके घटेगा तो 4 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 4 हो जाएगा, है ना। चलिए ओके, पेन थोड़ा पतला लीजिए। अच्छा ठीक है, हम थोड़ा पेन पतला ले लेते हैं ताकि आपको थोड़ा फ्रेश दिखे। हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब इसको देखिए, ये क्या है मेरे दोस्त, इसको समझो। कहता है कि दो रेखाओं के बीच का कोण है π/4, एक रेखा की परवलयता इतना है तो दूसरी रेखा की परवलयता क्या होगी। मेरे मित्र आपको ये बात पता होना चाहिए कि दो रेखा के बीच जो कोण बनते हैं वो कोण कैसे फाइंड होता है। उसके लिए इस रेखा का जो स्लोप है और मेरे दोस्त इस रेखा का जो स्लोप है, दोनों स्लोप के हेल्प से उसको फाइंड करते हैं। वो भी कैसे, इस तरीके से, टेन थीटा बराबर मॉड ऑफ m1 - m2 और बटे 1 + m1 m2, ठीक है ना। आप कहोगे हाँ जी सर। अब देखो ये हमारा 45 डिग्री, 10 45 तो 1 हो जाएगा, आप कहोगे हाँ। मॉड के अंदर मेरे दोस्त एक की स्लोप दिया हुआ है 1/2, तो लो ये तुम्हारा 1/2 और -m2
और बाई 1 प्लस 1/2 m2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, जब इक्वेशन वाली केस आता है यानी कि m1 m2 जब दोनों मालूम रहे तो मॉड के बाहर सिर्फ पॉजिटिव आएगा। लेकिन जब मेरे दोस्त यहाँ पर मॉड है और अंदर भी वेरिएबल है तो यहाँ दो केस बन सकता है। आप कहोगे दो केस क्या बन सकता है? दो केस ये बन सकता है कि एक बार मॉड से बाहर पॉजिटिव और एक बार मॉड से बाहर नेगेटिव। ऐसे तो मेरे दोस्त इतना तो आपको पता है कि -4 का मान -4 मॉड के अंदर है तो वो 4 ही होगा। लेकिन आप देखते होंगे कि x-4 जब मॉड के अंदर है तो आप एक बार प्लस x -4 लेते हो माइनस में, एक बार मेरे दोस्त आप इसे प्लस में लेते हो। क्या करने के लिए? पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए। तो हम यहाँ भी पॉसिबिलिटी दिखाएंगे। तो एक बार क्या होगा कि मॉड के अंदर से हम पॉजिटिव निकालेंगे। मॉड के अंदर से मेरे दोस्त हमने पॉजिटिव निकाला और एक बार मेरे दोस्त हम क्या करेंगे, यहाँ पर मॉड के अंदर से निगेटिव निकालेंगे 1/2 -m2 और बाय मेरे दोस्त ये 1 + 1/2m2। ठीक है, यहाँ हम कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारा 1 + 1/2m2 और बराबर ये 1/2 -m2। ठीक है, और यहाँ अगर हम कैलकुलेट कर लेते हैं थोड़ा सा तो ये हमारा इधर आके 3/2m2 आएगा और ये जाके उधर -1/2। तो मेरे दोस्त ऐसी स्थिति में यहाँ पर m2 बराबर हमारा आ रहा है कितना? m2 बराबर जो हमारा यहाँ पर आ रहा है, बात को समझिए, यहाँ जो हम सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ से मेरे दोस्त हमारा m2 बराबर आ रहा है -1/3 -1/3। ठीक है ना, m2 वाले को एक तरफ ले आइए और नहीं तो मेरे दोस्त कैलकुलेशन करके ही देख लीजिए, कचरा कचरा जैसा ना हो जाए। कैलकुलेशन कर लीजिए अलग से। ठीक है, आइए इसका कैलकुलेशन यहाँ कर देते हैं। इसका कैलकुलेशन यहाँ अगर करेंगे तो 1 और प्लस 1/2m2 और बराबर इधर ही क्या हो जाएगा, इसका गुना इससे हुआ तो इधर क्या रहेगा 1/2 और -m2। ठीक है, -m2 इधर आएगा तो 3/2m2 हो जाएगा बराबर 1/2 -1, इधर +1 उधर आके -1, ये हो जाएगा 3/2m2 और बराबर हो जाएगा -1/2। 2 से 2 चला गया, m2 बराबर होगा -1/3। एक तो आंसर हमारा ये हो गया -1/3, ऑप्शन नंबर सी था, ये तो आंसर हो गया। अगर हम इसको एक बार नेगेटिव लेते हैं तो क्या होता है, तो ये 1 + 1/2m2 हो जाएगा और ये माइनस से अंदर गुना होगा तो -1/2 और प्लस m2 हो जाएगा। अब मेरे दोस्त अगर यहाँ देखें -1/2 आके ऐड हो जाएगा इसमें तो 1 में तो 3/2 हो जाएगा और हाफ m2 जाके 1m2 में घटेगा तो मेरे दोस्त हाफ m2 रह जाएगा। और यहाँ पर हम देखें अगर तो m2 बराबर हमारा 3 भी हो जाएगा, यानी कि m2 का मान -1 भी 1/3 भी आ रहा है और m2 का मान हमारा 3 भी आ रहा है, यानी सी भी सही है और बी भी सही है। जब सी बी और दोनों सही है तो वैसी स्थिति में हमारा आंसर कौन बनेगा? मोर देन वन ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन में से है। आइए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्त मेरे, हमारे पास ये जो क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि सर एक ही रेखा पर 3 पॉइंट है। एक पॉइंट है h,0, एक पॉइंट है हमारा a,b और एक पॉइंट है हमारा 0,k। ये मेरे दोस्त हमारा क्या है, तीनों एक ही पॉइंट पर है, सॉरी एक ही लाइन पर है। और याद रखना ये h,0, a,b और 0,k जब 3 पॉइंट एक ही लाइन पर हो तो मेरे दोस्त ये केस क्या होता है, ये कॉलिनियर वाली केस होता है। और कॉलिनियर वाली केस में आपको ये पता होना चाहिए स्लोप ऑफ जो हमारा ए बी है, ठीक है, वो मेरे दोस्त स्लोप ऑफ क्या होगा,
वो हमारा स्लोप ऑफ BC हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो AB का स्लोप कैसे फाइंड करेंगे? 2 पॉइंट से पास करने, अरे AB का स्लोप निकालोगे तो भी इसी का स्लोप, BC का स्लोप निकालो तो भी इसी का स्लोप। ठीक है, अगर आप AB का स्लोप निकालते हो तो कैसे निकालोगे? तो मेरे मित्र AB का स्लोप निकालना हो तो y2 माइनस y1 यानी b माइनस 0, x2 माइनस x1 a माइनस h बराबर BC का k माइनस b और 0 माइनस a, क्रॉस गुना कीजिए, माइनस ए का 20 से गुना करिएगा तो माइनस ए भी होगा, और इधर देखिए ए गुना के ए के होगा, ए गुना माइनस बी माइनस ए बी होगा, एच गुना के माइनस के एच होगा, और माइनस एच और माइनस बी तो ये बी एच हो जाएगा। मेरे दोस्त ये माइनस ए बी है, उधर से आ गया हमारा प्लस ए बी बराबर ए के माइनस के एच और प्लस मेरे दोस्त बी एच, के एच और प्लस में बी एच। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, तो ये हमारा 0 हो गया बराबर, ये हमारा ए के है माइनस के एच है और प्लस में बी एच है। ठीक है, तो आप क्या करिए, ए के और मेरे दोस्त बी एच को इसी पर रहने दीजिए। ठीक, और माइनस के एच को इधर लेके आइएगा, प्लस के एच हो जाएगा। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि आपको चाहिए क्या। आपको चाहिए मेरे दोस्त, सवाल हमारा ये है कि a बाई एच और प्लस में b बाई के का मान क्या होगा, इसका बराबर क्या होगा। तो इसके लिए हमारे पास एक उपाय है, कहोगे वो उपाय क्या है? मेरे दोस्त इधर कुछ नहीं तो एक से गुना है ना, तो एक को इधर रहने दीजिए और के एच को उधर फेंक दीजिएगा, तो इधर गुना में उधर जाके भाग में हो जाएगा, यानी ए के और प्लस बी एच और बटा में क्या हो जाएगा हमारा, के एच हो जाएगा। बस हो गया, सॉल्व कर दिए। 1 बराबर ए के बाई के एच करेंगे, यहाँ ध्यान से देखिए, ये के एच है, के एच, ए के बाई के एच, तो के से के कट जाएगा, हमारा ए बाई एच रह जाएगा, प्लस बी एच बाई के एच से एच कटेगा तो हमारा बी बाई के रह जाएगा। तो इस प्रकार ए बाई एच प्लस बी बाई के बराबर कितना, 1 हो जाएगा। तो मेरे दोस्त इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 1 हो गया। ये बहुत ही बेहतरीन है, कहीं से आपको दिक्कत नहीं हो रहा होगा। आंखें खराब हो जाएगी, क्या हुआ है, ब्राइटनेस ज़्यादा है? मेरे दोस्त हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ है। हम्म अरे तो वाइट में जो लिखा है उसको तो हम अलग से लिख ही दे रहे हैं, वाइट में जो लिखा है उसको तो हम अलग से लिख ही दे रहे हैं। ब्राइटनेस का इशू हो रहा है ना। लो मेरे दोस्त देखो, देखो ये हमारा लिखा है एक्स साइन ए और प्लस वाई कॉस ए और बराबर पी लिखा हुआ है। ये यहाँ पे लिखा है एक्स कॉस ए और मेरे दोस्त प्लस वाई साइन ए। ठीक है, वाई साइन ए और बराबर पी लिखा हुआ है। ठीक है, और ये जो तीसरा है, ये तीसरा हमारा लिखा हुआ है वाई बराबर ए टेन ए और प्लस में पी।
ए 10a और प्लस में p। ठीक है, चलिए अब थोड़ा समझिए इसको, देखिए क्या लिखा हुआ है। देखिए हमारा क्वेश्चन है, यदि किसी सरल रेखा पर मूल बिंदु से डाला गया लंब मेरे दोस्त y एक्सिस के धनात्मक दिशा में अगर एक कोण बनाती है और यह मेरे दोस्त p लंबाई का है, तो बताइए उस सरल रेखा का समीकरण क्या होगा। सबसे पहले हम आपको एक तरीका बताते हैं, उसको थोड़ा समझना। देखो ये है हमारा क्वाड्रांट एक्सिस, आप कहोगे हाँ, एक्स का पॉजिटिव डायरेक्शन, एक्स का नेगेटिव डायरेक्शन, वाई का पॉजिटिव और मेरे दोस्त वाई का नेगेटिव। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखना मैं क्या बता रहा हूँ। एक लाइन है मेरे दोस्त, ठीक है, अब देखो इस जिस लाइन का इक्वेशन मांग रहा है वो लाइन ए बी है। इस पर मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई मेरे दोस्त ये हमारा पी है, और यह लंब धनात्मक एक्स अक्ष के साथ मान लो थीटा कोण बनाती है। तो आज ए बी का इक्वेशन क्या होगा, तो आज मेरे दोस्त ए बी का जो इक्वेशन होगा, ए बी का इक्वेशन कुछ नहीं, एक्स कॉस थीटा वाई साइन थीटा और बराबर पी, ये होता है। ठीक है, लेकिन अभी जो तुम्हारा क्वेश्चन है वो मेरे दोस्त ऐसा है, इसको देखो, ये हमारा एक्स का पॉजिटिव है, एक्स का नेगेटिव है, वाई का पॉजिटिव है, वाई का नेगेटिव। आज भी हमें यही कहा कि आप उस लाइन का इक्वेशन बताइए, आप उस लाइन का इक्वेशन बताइए, ठीक है, जिस पर ध्यान दो, ध्यान से देखो, ये क्या हो रहा है। चलो ध्यान से समझो मेरे दोस्त। देखो सबसे पहले बात क्या, ओरिजिन से इस पर डाला गया लंब जो है वो मेरे दोस्त पी है। ठीक है, और आज हमसे कहा है कि हमारी जो लाइन है वो धनात्मक एक्स एक्सिस यानी इधर से धनात्मक एक्स एक्सिस के साथ, यानी ये जो लंब है वो धनात्मक वाई एक्सिस के साथ ए डिग्री का कोण बना रही है। तो अगर वो धनात्मक वाई एक्सिस के साथ, वाई का पॉजिटिव डायरेक्शन इधर है, अगर वो धनात्मक वाई एक्सिस के साथ ए डिग्री का कोण बनाएगा, तो आपको हम ये पूरा बात पहले बता देते हैं। ये तो मेरे दोस्त 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री अगर ये ए होगा, ये हमारा 90 माइनस ए हो जाएगा। ध्यान दो, तो हमारा ये 90 माइनस ए हो जाएगा। आप कहोगे हाँ जी सर, तो कोई बात नहीं, कंसेप्ट वही रहेगा, एक्स कॉस थीटा, थीटा की जगह 90 माइनस ए लिखेंगे, प्लस वाई साइन थीटा, तो वहाँ भी 90 माइनस ए लिखेंगे, बराबर पी हो जाएगा। अब देखो एक्स कॉस 90 माइनस थीटा, ये हमारा साइन थीटा हो जाएगा, वाई साइन 90 प्लस साइन 90 माइनस थीटा, ये हमारा कॉस थीटा हो जाएगा, बराबर पी। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी कि एक्स साइन ए और प्लस वाई कॉस ए बराबर पी होगा। तो मेरे दोस्त इस तरीके से आप इसका आंसर देख सकते हो कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो जाएगा एक्स साइन ए और प्लस वाई कॉस ए बराबर पी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, ये क्या हो गया है।
ब्लर हो गया है, वो तो हम भी देख रहे हैं कि ब्लर हो गया है। दोस्त मेरे 360 डिग्री कर लो, डिस्टर्ब मत करो। देखो आप लोग डिस्टर्ब मत करो, ठीक है ना? डिस्टर्ब मत कीजिए। और आप लोग अगर ज़रा भी दिक्कत हो रहा हो तो 360 डिग्री कर लीजिए और आराम से 360 की क्वालिटी पर देखिए, ठीक है? चलिए आगे बढ़िए, डिस्टर्ब मत कीजिए। अब मेरे दोस्त आपने यहाँ पे स्क्रीनशॉट जिनको करना है वो स्क्रीनशॉट इनको कर लेंगे, स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। चलिए अब हम चलते हैं मेरे दोस्त अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखो। देखिए अगले क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो क्या पाते हैं उसको समझिए। 3x-4y प्लस 10 बराबर 0 का x और y इंटरसेप्ट क्या होगा? मेरे मित्र ये देखो 3x है और माइनस का 4y और बराबर -10। अगर इसका x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट चाहिए होगा तो मेरे दोस्त अगर आपको x इंटरसेप्ट चाहिए तो y बराबर 0 कर दो। जब y बराबर 0 करोगे तो 3x बराबर होगा -10, यहाँ से x बराबर आ जाएगा -10/3, ठीक है? अगर आपको x इंटरसेप्ट चाहिए तो y को 0 किए, y इंटरसेप्ट चाहिए तो x को 0 करिए। जब आप x को 0 करिएगा तो -4y बराबर -10 होगा, यहाँ से y बराबर आ जाएगा 5/2। इसका मतलब x का मान -10/3 और y का मान 5/2 होगा। ऑप्शन नंबर मेरे दोस्त सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट दोनों ही आंसर हो गया। यानी एक हमारा -10/3 हो गया और दूसरा मेरे दोस्त 5/2 हो गया, ठीक है? चलिए तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा से देखिए। अब मेरे दोस्त इसको समझिए, ये क्या है? कहता है कि एक गाड़ी किसी दूरी को एक नियत चाल से तय करती है। यदि उसकी चाल 6 किलोमीटर पर आवर अधिक होती और यात्रा में 4 घंटे कम लगते। यदि उसकी चाल 6 किलोमीटर पर आवर कम होती तो यात्रा में 6 घंटे अधिक लगते, तो दूरी क्या होगा? मेरे दोस्त 6 जब 1.2.0 में जब मैं क्लास करा रहा था तो बहुत सारे क्वेश्चन तो क्लास के कॉपी से हूबहू था, जिसमें ये भी एक क्वेश्चन है जो क्लास के कॉपी से हूबहू था, ठीक है? डाटा भी चेंज नहीं हुआ। ओके, अगर किसी ने भी टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ा होगा इस यूट्यूब चैनल पे आज भी क्वेश्चन अवेलेबल है। आप टाइम एंड डिस्टेंस उलट के देखिए, एकदम हूबहू यही क्वेश्चन आपको दिखेगा डाटा के साथ, ठीक है? चलिए, जिसको मैंने कराया है एप्लीकेशन पे भी यूट्यूब पे भी, ध्यान दो कैसे कराएंगे इसको। मेरे दोस्त कहता है कि चाल को 6 बढ़ाओगे तो 4 घंटे कम लगेंगे। मान लेते हैं कि पहले स्पीड s था, अब स्पीड को 6 बढ़ा देंगे। स्पीड को 6 बढ़ा दिए, स्पीड बढ़ाइएगा तो स्वाभाविक सी बात है टाइम कम लगेगा। तो कह रहा है कि 4 घंटे कम लगते हैं, ठीक है? अब मेरे दोस्त क्या है, अब कह रहा है स्पीड को अगर हम 6 से कम कर दें, तो अगर हम स्पीड को 6 से कम कर दें तो मेरे मित्र टाइम पहले से ज़्यादा लगता है। कह रहा है कि 6 घंटा ज़्यादा लग रहा है ना? लेकिन आपको ये बात पता होना चाहिए कि दो अलग अलग चाल से एक ही दूरी तय की जाए और दोनों ही चाल से लगने वाले समय का गैप दिया रहे, ठीक है? आपको तो पता है कि जो दूरी यहाँ तय किया गया वही दूरी यहाँ तय किया गया है ना? तो दो अलग अलग चाल से एक ही दूरी जाओगे और दोनों ही चाल से लगने वाले टाइम का गैप दिया रहेगा, तो वो दूरी क्या होता है? वो दूरी होता है चालों का गुणनफल और बटे चालों का अंतर और इनटू टाइम गैप। तो टाइम गैप हमारा 4 घंटे है। फिर देखो चालों का गुणनफल, ये चालों का गुणनफल हो गया बटे चालों का अंतर और इनटू टाइम गैप। टाइम गैप हमारा 6 घंटे है। तो जो दूरी इधर वही दूरी इधर,
आइए मेरे दोस्त इसको थोड़ा सॉल्व करें। 6 से 6 कैंसिल आउट, एस से एस भी चला गया, 4 से ये हमारा 4s और प्लस में 24 होगा, बराबर इधर 6 से गुना करेंगे 33s माइनस 36 हो जाएगा। 4s में 6x घटेगा तो माइनस 2s, और ये उस पार चला जाएगा तो माइनस का 60 हो जाएगा। s का मान हो गया हमारा 30, स्पीड आ गया 30। अब इसी को इधर या उधर रख दीजिए, डिस्टेंस आएगा इधर ही रख दीजिए। तो मेरे दोस्त s का मान 30 है, 30 और 6 36 होगा, बटे का 6 और इंटू टाइम, टाइम हमारा 4 है। मेरे दोस्त यहाँ से हम देखेंगे 6 छः के 36, तो हमारा 720 आ जाएगा। 720 किलोमीटर ये हमारा क्या हो गया, टाइम सॉरी डिस्टेंस हो गया। तो 720 किलोमीटर ये हमारे डिस्टेंस हो गए, ठीक है। लिपा पोती जैसा हमको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, हमको तो सब स्पष्ट दिख रहा है ना। हमने बस 360 की सेटिंग किया है, 360 पे तो सब दिख रहा है। अब 360 करोगे नहीं तो हम क्या करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझिए इसको। चले देखो, अब देखो क्या लिख रहा है। श्याम ने अपने घर की मरम्मत के लिए 1,80,000 रुपये उधार लिया। यह राशि 3 समान वार्षिक किस्तों में ब्याज के साथ वापस की जानी है। यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ष के अंत में देय धनराशि क्या होगा। अब देखो मेरे दोस्त, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं उस पर थोड़ा सा ध्यान दो, ठीक है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि श्याम ने अपने घर की मरम्मत के लिए 1,80,000 रुपये उधार लिया। वह यह राशि 3 समान वार्षिक किस्तों में वापस करना चाहता है। यदि ब्याज की दरें 10% वार्षिक हो तो प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ष के अंत में उसे क्या चुकाना होगा। बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, बट आप इसको ऐसे भी बना सकते हो। 1,80,000 है ना, तो मेरे मित्र 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में अगर वो पे करना चाहे बिना किसी इंटरेस्ट के, तब तो 60-60 हज़ार इंटरेस्ट पे करेगा। आप कहोगे हाँ जी सर, 60-60 हज़ार पे करेगा। अब देखो मेरे दोस्त, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि फर्स्ट ईयर के लास्ट में मेरे दोस्त, ये सेकेंड ईयर के लास्ट में और ये थर्ड ईयर के लास्ट में पे करेगा। आप कहोगे हाँ जी सर। आप जानते हो मेरे दोस्त, जब जब आप पहला इंस्टॉलमेंट देने गए थे उस समय तो आपके पास पूरा पैसा आप ही के पास था। आप कहोगे हाँ जी सर, पूरा पैसा तो मेरे ही पास था। पूरा पैसा आपके पास कहने का मतलब ये हो गया कि 1,80,000 रुपये आपके पास था, ठीक है भाई। अब जब हम पहला इंस्टॉलमेंट देते हैं ना, तो उस समय हमें जो इंटरेस्ट देना होता है उस सब पर इंटरेस्ट देना होता है। तो अगर आप सब पर इंटरेस्ट 10% से देंगे तो 1,80,000 का 10% क्या होगा मेरे मित्र, 18,000 हो जाएगा। तो 18,000 आपको यहाँ इंटरेस्ट अगर देना पड़ गया, तब तो मेरे दोस्त पहले साल के अंत में तो आपको 78,000 रुपये पे करना पड़ जाएगा, ठीक है। जब आप दूसरा इंस्टॉलमेंट देने जाएंगे तो उस समय 60 और 60 1,20,000 आपके पास है। तो 1,20,000 का 10% यानी कि मेरे दोस्त आपको 12,000 रुपये, यानी कि आपको 12,000 रुपये मेरे दोस्त इंटरेस्ट देना पड़ जाएगा, यानी कि आपको 72,000 रुपये देना होगा। लेकिन जब आप तीसरा इंस्टॉलमेंट देने जाएंगे तो उस समय आपके पास केवल और केवल 60,000 रहेगा, जिस पर 10% आपका इंटरेस्ट लगेगा, जो मेरे मित्र 6,000 हो जाएंगे। यानी कि आप इस वक्त आप 66,000 रुपये पे करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप तीनों साल के अंत में, पहला साल के अंत में 78,000, दूसरे साल के अंत में 72,000 और तीसरे साल के अंत में 66,000 मेरे दोस्त आप पे करेंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आज गुरुजी गुस्से में पढ़ा रहे हैं, गुस्से में क्यों पढ़ाएंगे। अरे गुस्से में पढ़ाने की जरूरत क्या है, इतना तो आराम से, इतना तो मजे से पढ़ा रहे हैं, क्या ही दिक्कत है, ठीक है। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की ओर। अब मेरे दोस्त इसको देखो, ये क्या है। आप इसको देख रहे हो कि ये हमारा कॉस और माइनस में 1710 डिग्री है, ठीक है। आपको मैं ये बताऊं
कि कॉस माइनस थीटा मेरे दोस्त क्या होता है, कॉस माइनस थीटा जो है वो आपका कॉस थीटा होता है। तब तो आप ये कह सकते हैं कि कॉस माइनस 1710 जो होगा वो कॉस 1710 हो जाएगा, है ना। इसके बाद देखिए कॉस, यहाँ ध्यान दीजिएगा, 1710 को 5 × 360 1800 हो जाएगा। 1800 हम 90 हटा दीजिए, 1710 हो जाएगा, है ना। यानी कॉस n इंटू 360 माइनस थीटा। तो मेरे मित्र 360 के केस में रेशियो तो बदलेंगे नहीं, कॉस तो कॉस ही रहेगा। और ये n 360 माइनस थीटा, ये तो फोर्थ क्वाड्रांट में रुकने वाली बात है। और फोर्थ क्वाड्रांट में कॉस का जो रिजल्ट होता है वो पॉजिटिव होता है। थीटा 90 है तो आप 90 लगा दीजिए, यानी 90 का मान 0 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आई होप कि आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। ठीक है, चलते रहिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। मेरे दोस्त अब आप इसको देखिए, ये क्या है, आपसे कह रहा है कि मानक विचलन बताइए। देखिए ये हमारा ऑप्शन में √6 है और ये हमारा √5 है। ठीक है, तो मेरे दोस्त अब आपको समझना होगा कि मानक विचलन कैसे फाइंड करेंगे। याद है ना 6 to 8 क्लास के अंदर मैंने स्टैटिक्स के अंदर इसको बता दिया था और पेपर के अंदर आ गया, आपके लिए बहुत, है ना, आपके लिए रामबाण साबित हो गया था। तो मेरे दोस्त यहाँ देखिए एकदम ध्यान से, 11 14 15 17 18 का मानक विचलन क्या होगा। तो जब भी आपको मानक विचलन निकालना हो तो पहले आप माध्य निकालिए। माध्य निकालेंगे सभी का योगफल, तो 8 7 15 5 20 4 24 24 और 1 हो जाएगा आपका 25। और मेरे मित्र ये 5 5 2 हो गया 7, 75 योगफल है और पदों की संख्या 5। सभी परीक्षणों का योग बटे परीक्षणों की संख्या, ये हमारा माध्य हो गया। आप कहोगे हाँ जी सर। अब मेरे दोस्त क्या, अब आपको निकालना है डेविएशन। और याद रखना डेविएशन नहीं, डेविएशन का हमें स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो डेविएशन का स्क्वायर, तो डेविएशन निकालते कैसे हैं, चरमान में से माध्य घटाएंगे, स्क्वायर करके लिखेंगे। चरमान किसको बोलते हैं, यही है चरमान हमारा, यही सब चरमान है। ठीक है, चलो आपको क्या करना है मेरे दोस्त, ये 15 आएगा। चरमान में से माध्य घटाना है, स्क्वायर करके लिखना है। 11 - 15 -4 का स्क्वायर 16, 14 - 15 -1 का स्क्वायर 1, 15 - 15 ये हमारा 0, 17 - 15 -2 का सॉरी 17 - 15 2 होगा, 2 का स्क्वायर 4, 18 - 15 3, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 होगा। 11 में से 15 गया 4, 4 का स्क्वायर 16, 14 में 15 गया 1, 1 का स्क्वायर 1, 15 में 15 0 होगा, 17 में 15 गया 2, 2 का स्क्वायर 4, 18 में 15 गया 3, 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, अब हमें इसका क्या करना है, मानक विचलन निकालना है मेरे दोस्त। अब आप इसका माध्य निकाल लो। जैसे ही आप इसका माध्य निकालोगे, 9 4 13 1 14, 14 16 कितना हो जाएगा, तो मेरे दोस्त 14 16 30 हो गया। और पदों की संख्या कितना, तो मैंने क्या कहा, पहले तो माध्य निकालना है, फिर आपको डेविएशन का स्क्वायर निकालना है, और डेविएशन का स्क्वायर निकाल के जो भी आया है, अब इसका माध्य निकालिए। इसका माध्य निकालिएगा तो मेरे मित्र ये हमारा 6 होगा। और आप ये जान लीजिए, विचलन के वर्गों का जो माध्य होता है, इसी को मेरे दोस्त प्रसरण कहते हैं। ठीक है, यही हमारा प्रसरण है, जिसे आप विचरण कहते हैं, इंग्लिश में आप इसे वेरिएंस कहते हैं। ठीक है, तो मेरे दोस्त जब प्रसरण हमारा 6 आया है तो मानक विचलन क्या होगा, तो इसको समझिए कि मानक विचलन बराबर क्या होता है। यहाँ देखिए, मानक विचलन बराबर अंडर रूट प्रसरण, यानी आपका √6 हो जाएगा। ठीक है, मानक विचलन हो या प्रसरण ऑलवेज पॉजिटिव होता है। मानक विचलन हो या प्रसरण ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। ये क्या है मेरे दोस्त, इसको समझिए। एक घड़ी की मिनट वाली सुई 1.5 सेंटीमीटर लंबी है। 40 मिनट में इसके नोक के द्वारा तय की गई दूरी क्या होगा। अब ये देखिए, सबसे पहली बात क्या है, मिनट वाली सुई है। अब मिनट वाली सुई की लंबाई दे रखा है कितना, ये दे रखा है 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें कह रहा है 40 मिनट में इसके नोक कितनी दूरी तय करेगी। तो 40 मिनट में हम मान लेते हैं कि इसकी नोक जो है वो यहाँ से मेरे दोस्त यहाँ आ जाता होगा 40 मिनट में, है ना, 40 मिनट में यहाँ आ जाता होगा। तो आपसे मेरे दोस्त यही तो पूछा है कि ये दूरी हमारा क्या होगा। दूरी
नोक के द्वारा तय की गई दूरी जो है ये इस वक्त हमारा चाप की लंबाई हो जाएगा। सबसे पहले थीटा निकालना होगा। तो आप तो जानते हो ना, 60 मिनट में, एकदम ध्यान से देखना, 60 मिनट में मेरे दोस्त मिनट की सुई एक राउंड घूमेगा और कितने डिग्री का कोण बनाएगा? 360। तो मेरे मित्र 1 मिनट में कितना? 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है, तो बताइए 40 मिनट में, 40 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगा? तो 240 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है, अब मेरे दोस्त हमें चाहिए चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई क्या होता है? तो चाप की लंबाई होता है थीटा बटे 360 और मेरे दोस्त 2πr। तो देखिए थीटा हमारा 240 आ चुका है और बटे 360 इंटू 2 पाई और आर, आर हमारा 1.5 है। ठीक है, डेसिमल हटाएंगे तो नीचे एक जीरो हो जाएगा। अब जो कटने उठने वाला है उसको काट लीजिए। अब जैसे ही आप काटिएगा तो मेरे मित्र एक जीरो से एक जीरो तो चला गया है ना। अब यहाँ देखिए 12 दूनी 24 और 12 तिया 36 हो जाएगा, आया ना। अब यहाँ देखिए 3 5 15, अब 5 से कटेगा ये 2 बार में, 2 से एक 2 कट जाएगा। फाइनल आंसर हमारा 2 पाई होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो मेरे मित्र 2 पाई हो जाएगा, 2 पाई। ठीक है, 2 पाई जो ऑप्शन होगा वही मेरा आंसर होगा। तो 2 पाई इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, आप काम करते रहिए और मेरे दोस्त आगे बढ़ते रहिए। चैंपियन सीटेट एकेडमी, क्यों झूठ बोल रहे हो? क्यों झूठ बोल रहे हो? आज 3 बार अर्जुन बैच पढ़ाए हैं, 3 बार, है ना। 3 बार अर्जुन बैच आज लाइव हुआ है और कैसे तुम उल्टा पुल्टा बोलते हो? बोलने से पहले थोड़ा शर्म भी लगना चाहिए। लगता है कि शर्म हया सब घोर के पी गए हो, हैं? देखो, आओ मेरे दोस्त, आओ देखते हैं। अब यहाँ पर हम ये देख पा रहे हैं 41 की पावर n और माइनस ये मेरे मित्र 14 की पावर n। हमसे कहता है कि जहाँ n एक धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक, तो बताइए इसका ये किसका अपवर्त्य है, मतलब ये किससे डिविजिबल है? तो मेरे दोस्त n अगर धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक की शुरुआत 1 से होती है, तब तो n का मान तो हम कुछ भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं। जब n का मान 1 लीजिएगा ना तो 41 माइनस 14 यानी मेरे दोस्त आपको 27 दिखेगा। इसका मतलब है कि ये जो है वो 27 का अपवर्त तो निश्चित तौर पर है, 27 का अपवर्त तो निश्चित तौर पर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। ठीक है, चलो मेरे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो ये क्या है, ये हमसे कहता है अच्छी तरह से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में एक ताश खींचा जाता है। यदि प्रत्येक परिणाम समसंभाव्य हो तो प्रायिकता क्या होगी कि ताश डायमंड नहीं है? मेरे दोस्त अब आप ही बताइए, अगर हम ताश के 52 पत्ता में से एक पत्ता खींचें, अगर वो डायमंड नहीं हो तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगा? तो आपको पता होना चाहिए कि मेरे मित्र डायमंड, यहाँ देखिए डायमंड जिसे आप ईंट कहते हैं वो होते कितने हैं? 13 होते हैं। हम क्या करते हैं, खींचा गया एक पत्ता, डायमंड होने की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। अगर हम डायमंड होने की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, ठीक है, होने की प्रोबेबिलिटी, तो आपको ये पता होना चाहिए अगर खींचा गया एक पत्ता डायमंड होगा तो डायमंड तो 13 ही होते हैं, इसी 13 में से कोई एक होगा, लेकिन खींचे थे 52 में से तो 1/4 हो जाएगा। तो मेरे दोस्त ये हो गया 1/4 क्या? डायमंड होने की प्रोबेबिलिटी। तो अगर डायमंड नहीं होने की प्रोबेबिलिटी अगर कोई पूछेगा तो क्या करेंगे? कुछ नहीं, एक में से नहीं होने की प्रोबेबिलिटी घटा देंगे, सॉरी, एक में से होने की प्रोबेबिलिटी घटा देंगे, नहीं होने की प्रोबेबिलिटी अपने आप आ जाएगा। तो मेरे दोस्त इस प्रकार हम देखेंगे, ये 3 क्या हो गया हमारा? 4 हो गया। ये 3 हमारा 4 हो गया और कहीं से आपको दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए मेरे दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। इसको देखिए मेरे दोस्त, ये हमें कह रहा है पी क्यू और आर,
P किसी काम को 6 घंटे में, Q उस काम को 8 घंटे में, और R मेरे दोस्त उस काम को 15 घंटे में खत्म करता है। वो काम कितना होगा? इन सब का एलसीएम 120, 20 छक्के 120, 15 अठे 120 और 8 15 है 120, 6 8 और 15 का एलसीएम 120। तो काम मान लिए 120, 6 घंटे में 120 तो 1 घंटे में 20, 8 घंटे में 120, 1 घंटे में 15, 15 घंटे में 120, 1 घंटे में 8। देखिए, जब सभी मजदूर एक साथ आरंभ करें और एक ही साथ काम खत्म करें, यानी शुरू से अंत तक सभी मजदूर एक साथ रहे, तो क्षमता के अनुपात में मजदूरी बटेगा। यानी आज PQR की जो मजदूरी का रेशियो होगा वो 20-25, क्षमता 20, 15 और 8 इस रेशियो में होगा। ठीक है, तो आज मेरे दोस्त अगर हम इन सबको जोड़ के देखें, सबका कुल मजदूरी क्या दिखेगा? 20, 15 और 8 जोड़ देते हैं तो 43 नजर आएगा, और ये 43 हमारा क्या है? कुल हमारा 9460 है। 43 दूनी 220। तो मेरे दोस्त 43 का मान हो गया 9460, एक का मान हो गया 220, और जब एक का मान 220 हो जाएगा ना, तो मेरे दोस्त 20 का मान क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4400, और 4400 हमको एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, बी नंबर में, और ये हमारा आंसर हो सकता है। लेकिन चेक कर लेते हैं। एक का मान 220, तो मेरे दोस्त 15 का मान क्या होगा? तो 15 से गुना हो जाएगा, 3300 हो जाएगा। 8 का मान क्या होगा? तो ये 1760 हो जाएगा। बिल्कुल बी नंबर क्वेश्चन इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आप मेरे दोस्त चलते रहिए और काम करते रहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब मेरे दोस्त इसको देखिए, ये क्या है? कहता है कि दो प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 410 है। ठीक है, यदि बड़ी संख्या का वर्ग छोटी संख्या के 26 गुने में 3 जोड़ने से मिलता है, तब दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा? मेरे दोस्त मैं आपको एक बात पूछता हूं, आप कहोगे क्या? दो संख्या के वर्गों का योग 410 है, यानी A² + B² बराबर 410। ठीक है, अब हमें क्या कहता है? बड़ी संख्या का वर्ग, बड़ी संख्या का वर्ग छोटी संख्या के 26 गुने में 3 जोड़ने पर बराबर होता है। बताइए दोनों संख्या का वर्ग क्या होगा? अरे भाई, तो A² की जगह A² मान रख दो, B² उधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी कि 410 और माइनस B² हो जाएगा, बराबर ये हमारा 26B और प्लस में 3 हो गया। अब इस सब को उस पार ले जाइए, उस पार ले जाइएगा तो B² हो जाएगा, प्लस में 26B हो जाएगा, 410 उस पार जाके हो जाएगा माइनस में 407, बराबर कितने? 0 हो गए। अब हम ये देख रहे हैं कि मेरे दोस्त ये जो 407 है, एक्चुअल में ये 11 कम 11 33, 11 7 77, 11 गुना 37 है। 11 गुना 37 का मतलब ये हो गया, ये हमारा 37 और माइनस 11 में ब्रेक होगा, जोड़ने घटाने से 26 प्लस में और गुना करने से 407, है ना। उसके बाद स्क्वायर वाले के गुणांक से भाग देते हैं और चिन्ह बदल देते हैं। चिन्ह बदलिएगा तो ये हमारा माइनस में 37 होगा, और मेरे दोस्त ये 11 होगा प्लस में। क्योंकि प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या कभी नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए मेरे दोस्त माइनस 37 तो नहीं होगा, 11 हो जाएगा। तो लीजिए बी का मान हो गया 11। जब मेरे दोस्त बी का मान आपका 11 हो गया, तो ए का मान क्या होगा? तो ए का मान अगर निकालना है है ना, तो यहाँ देख लीजिए ना, ए का मान क्या होगा? तो बी का मान 11 है, तो ये हो जाएगा 121, और 121 इसमें घटेगा तो मेरे दोस्त हो जाएगा 289, यानी बी का मान हो जाएगा 17। ठीक है, बी का मान कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 17 हो जाएगा। अरे पुट करने वाली चीज़ है, पुट करके देख लो। ठीक है, पुट करके देख लो ना, क्या ही दिक्कत है। तो मेरे दोस्त बी का मान 11 जब आ चुका है, तो बी का मान 11 डाल दो इसमें। अच्छा, यहीं पे डाल दो 11, 11 छक्के 66, 11 दूनी 22, 22 66, जोड़ देंगे 3, वर्गमूल निकाल देंगे 17। तो बी का मान 11 और ए का मान 17 हो गया। हमें दोनों का अंतर मांगा है, तो दोनों का अंतर कितने का होगा? 6 का होगा। तो मेरे दोस्त दोनों का अंतर कितने का हो जाएगा? 6 का हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोनों का अंतर 6 का हो गया, आप आराम से कर सकते हो, आराम से चल सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मेरे दोस्त अब इसको देखते हैं, ये क्या हमसे कहता है?
ये हमसे कहता है कि एक्स क्यू माइनस में 10x स्क्वायर और प्लस में 2x और प्लस में 3, ठीक है। और बराबर मेरे दोस्त हमसे कह रहा है कि ये जो है ना वो x+1 से विभाजित है, x+1 से विभाजित, मतलब इसमें x+1 से भाग देंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा, तो जिससे भाग देना है उसको 0 के बराबर कर लो और x का मान निकाल लो और x का वही मान इसमें पुट कर दो, तो -1 का क्यू -1 हो जाएगा, 10 इंटू यहाँ 1 हो गया, +2 इंटू एक्स का मान -1 और +3 हो गया, तो ये हमारा हो जाएगा -11 -2 और मेरे दोस्त +3, फाइनली हमारा होगा -13 +3 -10 आ जाएगा, तो -10 इसका रिमाइंडर हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर आपका -10 आ गया, ठीक है। 360 पर देखिए, आपको अच्छे से देखेगा, दिक्कत नहीं होगा। बाकी जो पार्ट आपको नहीं दिख रहा है मैंने उसका लिख दिया है क्वेश्चन, ठीक है। ये वाइट वाला नहीं दिख रहा है, मुझे भी समझ में आ रहा है, जिसको मैंने लिख दिया है बगल में, ठीक है। अब मेरे दोस्त इसको देखो, ये क्या है, ये कह रहा है सुशील ने एक वर्ष में 6 लाख रुपए कमाया है, ठीक है। पहला महीने के बाद हर महीने उसने पिछले महीने की तुलना में 1500 अधिक कमाया है, तो बताओ पहला महीना में क्या कमाया है, आप ही बताइए। वर्ष और महीने की बात कर रहा है, एक साल में अगर वो 6 लाख कमाया है, इसका मतलब 12 महीना यानी कि 12 पदों का योगफल कितना है, 6 लाख है। आप कहोगे हाँ जी सर। हर महीने की इनकम ठीक पहले वाले महीने से 1500 ज़्यादा है, इसका मतलब कॉमन डिफरेंस आपका 1500 है, ठीक है। आपसे कह रहे हैं फर्स्ट महीना में कितना कमाए हैं, ए का मान पूछ रहा है। एस एन बराबर क्या पढ़े हो, एस एन बराबर पढ़े हो n/2, ठीक है। 2a, तो 2a n-1, n है 12, 12 - 1 11 और इंटू डी, डी हमारा 1500 हो जाएगा और बराबर हो जाएगा हमारा 6 लाख। तो मेरे दोस्त यहाँ से अगर कोई कटने वाला है तो काटो, ये 6 हो जाएगा, 6 से मेरे दोस्त ये कट जाएंगे, हमारा 1 लाख बार में कट जाएगा, है ना। अब यहाँ पर 2a और बराबर ये कितने हो जाएंगे, 15 एकम 15 और 15 एकम 15, एक 16, 16,500, 16,500 जाके घटेगा उधर, तो ये हो जाएंगे 83,500। मेरे मित्र यहाँ ए का मान क्या होगा, 41 दूनी 82 और 750। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो और कहीं से आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, अच्छे से देखो और अच्छे से समझो। मेरे दोस्त देखो ये क्या है, कहता है 3 क्रमागत प्राकृत संख्या जो इस प्रकार है कि पहले का वर्ग दूसरे तथा तीसरे के गुणनफल का योगफल 191 है, यानी कि पहला को स्क्वायर करिए, ठीक है, पहला को स्क्वायर कीजिए, दूसरे तीसरे को गुना कीजिए और जोड़ दीजिए, होना चाहिए 191, 81 और प्लस 110, बिल्कुल 191 हो गया है। यहाँ तो ऐसा हो नहीं सकता है 191, ना ही मेरे दोस्त यहाँ 191 हो रहा है। एक मात्र ऐसा ऑप्शन है जिसमें पहला का वर्ग अन्य दो के गुणनफल का योगफल 191 है, 9, 10 और 11। पहला का वर्ग कीजिए, अन्य दो को गुना करिए, जोड़ दीजिए, कितना आना चाहिए 191। ऑप्शन नंबर ए में ऐसा हो रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। अब मेरे दोस्त देखो ये यहाँ पर क्या है, इसको समझने योग्य बात है। अब मेरे दोस्त यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास एक ट्रेंगल है और एक ट्रेंगल है जिसमें मेरे मित्र तीनों शीर्ष का निर्देशांक दिया हुआ है। शीर्ष ए का निर्देशांक दिया है ए √3 और कोमा ए, ठीक है। शीर्ष बी का निर्देशांक दिया है a/√3 और मेरे दोस्त कोमा 3a, ठीक। और सी का निर्देशांक ये मेरे दोस्त 2a और यहाँ भी 2a दिया है और मेरे दोस्त सी में दिया है a/√3 और कोमा 3a दिया है, ठीक है। हमें कह रहा है किस त्रिभुज के शीर्ष है तो यहाँ पर तो एक काम कीजिए ना, सब में एक कॉमन है तो एक कॉमन कर लीजिए, यहाँ से हो जाएगा 1/√3 और कोमा 1 हो जाएगा,
यहाँ भी मेरे दोस्त एक कॉमन लेंगे तो 2/√3 हो जाएगा और कोमा 2 हो जाएगा। यहाँ मेरे दोस्त एक कॉमन लेंगे तो 1/√3 और कोमा में 3 हो जाएगा। ठीक है, अब डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट निकालिए। अब 2 पॉइंट के बीच की दूरी निकालिएगा तो क्या होगा, x का डिफरेंस लीजिए। तो 2/√3 में 1/√3 जाएगा, 1/√3 1/√3 का स्क्वायर 1/3 होगा। 2 में से एक गया, एक एक का स्क्वायर 1 होगा। तो हमें ये दिख रहा है कितना, तो मेरे दोस्त हमें ये दिख रहा है ऊपर 4/3 यानी कि 2/√3। ठीक है, अभी दोनों का डिस्टेंस निकालते हैं। ये क्या होता है, 2/√3 में 1/√3 गया तो 1/√3 का स्क्वायर 1/3 हो जाएगा। 3 में से 2 गया, एक एक का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो ये भी हमारा हो गया 2/√3, है ना। और ये हम देख पा रहे हैं मेरे दोस्त कि दो बिंदु के बीच की दूरी सारा, इन दोनों के बीच की दूरी अगर निकालते हैं 1/√3, 1/√3 का अंतर 0 हो जाएगा। एक में से 3 गया 2, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, जो मेरे मित्र हमारे पास 2 हो जाएगा। तो इस बार हम ये देखें कि मेरे दोस्त हमने देखा कि ये 2/√3 आया, 2/√3 आया, ये हमारा 2 आ गया। अब मेरे दोस्त यहाँ पर ये देखना है, सब में एक कॉमन था इसलिए मैंने एक कॉमन कर दिया। दो भुजा बराबर है तो समद्विबाहु तो हमें दिख ही रहा है। ठीक है, लेकिन हमें ये देखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि त्रिभुज बन ही नहीं रहा हो। त्रिभुज बनने के शर्त हैं दो भुजा का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। आज इन दोनों को जोड़ेंगे तो इससे बड़ा बिल्कुल है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो इससे बड़ा भी है, और इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो 4/√3 है ना, जो हो जाएगा 4√3/3 यानी बिल्कुल 2 से बड़ा हो जाएगा। बिल्कुल सही है, त्रिभुज की रचना हो सकती है और दो भुजा बराबर है तो मेरे दोस्त वो हमारा त्रिभुज ही होगा। ठीक है, त्रिभुज ही होगा। ओके, चलिए। तो मेरे दोस्त इस तरीके से आपको मैंने बताने की कोशिश किया है, आप ध्यान से देखिएगा और आगे बढ़िएगा। ठीक है, अब देखिए ये एक क्वेश्चन है जो बेहद ही शानदार है और ये बच्चे को बहुत रुलाया, बहुत परेशान किया। लेकिन मेरे दोस्त ये क्वेश्चन इतना आसान है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, आप कहोगे सर कितना आसान है, थोड़ा दिखा दीजिए। अभी तो मेरे दोस्त आपको ये दिख नहीं रहा होगा, मैं बगल में लिख देता हूँ। एक्स साइन थीटा और प्लस वाई कॉस थीटा और बराबर 2b साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है, ये हमारा क्या है मेरे दोस्त, एक्स कॉस थीटा माइनस वाई साइन थीटा और बराबर बी कॉस 2 थीटा। ठीक है, और मेरे दोस्त हमसे पूछा क्या है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान क्या होगा। आपने यूट्यूब पर बहुत खंगाला होगा, बहुत कोशिश किया होगा डिस्कशन देखने की, लेकिन मेरे दोस्त कहीं भी 6 to 8 का सटीक डिस्कशन नहीं अवेलेबल है। ठीक है, और मुझे लगता है कि ये पूरे यूट्यूब पर सिर्फ और सिर्फ प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह यूट्यूब पर अभी आपका क्लियर डिस्कशन हो रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पहले समझिए क्वेश्चन था क्या। हमसे कहा गया एक रेखा और दो रेखा, ये दोनों ही रेखा पर मूल बिंदु से डाले गए लंबों की लंबाई p और मेरे दोस्त q है। ठीक है, तो बताइए पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान क्या होगा। अब आपको हम यहाँ पे समझाना चाहते हैं, आप मेरी बात को थोड़ा समझिएगा। ठीक है, देखिए एक्चुअल में है क्या मेरे दोस्त, आपको जब तक मैं समझा नहीं लूंगा तो मुझे खुद ही मजा नहीं आएगा, है ना। अब आपको ये बात पता होना चाहिए कि एक पॉइंट है अल्फा कोमा बीटा। ठीक है, और एक मेरे दोस्त हमारे पास समीकरण है ए अल्फा और प्लस बी बीटा और प्लस सी बराबर 0। अगर किसी बिंदु से किसी रेखा पर लंब डाला हुआ है, ठीक है, तो इस लंब की लंबाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, मॉड ऑफ ए अल्फा प्लस मेरे दोस्त बी बीटा और प्लस सी, और रूट के अंदर क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये तो आपको पता ही होगा। आप कहोगे हाँ जी सर, ये मेरे दोस्त यहाँ पर ए अल्फा बी बीटा और प्लस सी नहीं है, ये एक्चुअल में मेरे दोस्त हमारा यहाँ पर ए एक्स और प्लस बी वाई और प्लस सी है। ठीक है, ये जो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर है वो एक्स का गुणांक और वाई का गुणांक है। ठीक है, चलिए आज आपसे क्या कहा कि दो रेखा पर मूल बिंदु से लंब डाला हुआ है। एक रेखा हमारा क्या है, एक्स, मैं एक बार चेक कर लेता हूं, पहले साइन है और फिर मेरे दोस्त कॉस है। अच्छा ठीक है, एक्स साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा
और बराबर बराबर हम देख रहे हैं, तो बराबर वाले को इस पार ले आओ, बराबर वाले को इस पार लेके आओगे अगर, एक मिनट, तो मेरे दोस्त ये हो जाएगा 2, ठीक है, या 2b। तो मेरे दोस्त ये हमारा 2b साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है। इस पर मूल बिंदु से डाले गए जो लंब हैं वो मेरे दोस्त उसकी लंबाई p दिया हुआ है, ठीक है। और ये भी एक और रेखा है जिस पर मूल बिंदु से ही लंब डाला हुआ है, और ये कौन सी रेखा है, ये हमारा x मेरे दोस्त कॉस थीटा है, माइनस y साइन थीटा है, -2 है ना, और b कॉस 2 थीटा है, कॉस 2 थीटा बराबर 0, ठीक है। एक बार चेक कर लेता हूँ क्या ऐसा ही है। हाँ मेरे दोस्त 2b नहीं है, सिर्फ b है, 2b नहीं है, सिर्फ b है, ठीक है। चलो सिर्फ b कॉस 2 थीटा है। अब मेरे दोस्त ये जो मैं आपको समझा रहा हूं उसको देखिएगा। मूल बिंदु का नियामक 0 0 होता है, मूल बिंदु का नियामक 0 0 होता है, ठीक है। तो मूल बिंदु से इस रेखा पर डाला गया लंब p दिया है, और मूल बिंदु से इस रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई q दिया है। अब हम बैठाते हैं। अब हम जैसे ही मेरे दोस्त बैठाएंगे, लंब की लंबाई p बराबर क्या होगा, मॉड ऑफ a अल्फा। तो मेरे दोस्त a अल्फा, a किसको बोलेंगे, आपको तो पता है ना, इसकी तुलना ax प्लस बी वाई और प्लस सी से ही तो होगा। बैठाओगे इसी पर ना, a अल्फा बैठाओ, a के जगह पर x का गुणांक यहाँ a है, तो यहाँ x का गुणांक साइन है, साइन a अल्फा, ई मेरा अल्फा है, ई मेरा बीटा है, ठीक है। तो देखो a के जगह पर साइन है, साइन का गुना 0 से करोगे तो 0 ही होगा, प्लस b बीटा, b के जगह कॉस, देखो कॉस का गुना 0 से करोगे तो 0 ही होगा, है ना, और प्लस c, तो प्लस सी, तो सी के रूप में ये पूरा का पूरा है, इसको लिखोगे मेरे दोस्त क्या, 2b। हम तो कहेंगे कि 2b काहे ले लिखोगे, आप एक काम कर लो ना, b लिख लो, ठीक है। मेरे दोस्त यहाँ देखो, यहाँ पर b लिख लो, लेकिन 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ये होता है साइन 2 थीटा। आप कहोगे हाँ जी सर, और बटे रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखो a के जगह पर साइन है तो साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर हो जाएगा, प्लस मेरे मित्र b की जगह कॉस है, कॉस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो जाएगा जो कि 1 हो जाएगा, और फाइनली मॉड के बाहर तो पॉजिटिव निकलेगा, तो सीधे हमारा b साइन 2 थीटा निकलेगा, ये हमारे p का मान हो गया, ठीक है। सिमिलरली जब आप यहाँ निकालिएगा तो क्या होगा, मॉड ऑफ a अल्फा, a के जगह मेरे दोस्त कॉस है, कॉस को 0 से गुना करेंगे 0 होगा, b बीटा, b के जगह साइन है और 0 से गुना करेंगे 0 होगा, प्लस c, तो c हमारा है माइनस में b कॉस 2 थीटा, ठीक है। और रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कॉस का स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा, और मेरे मित्र माइनस साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर q बराबर क्या हो गया, q बराबर हो गया b कॉस 2 थीटा और बटे में 1, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमें कहा गया कि सर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो p का मान आया है b साइन 2 थीटा, स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा हो जाएगा, q का मान आया है b कॉस थीटा जो हो जाएगा b स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा, दोनों में से b स्क्वायर कॉमन होगा, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा, मेरे मित्र साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा रहने पर 1 हो जाएगा, थीटा सेम रहने पर, तो b स्क्वायर इंटू 1 हमारा ये b स्क्वायर होगा, ये हमारा p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर b स्क्वायर होगा। ये हमारा मेरे दोस्त शानदार क्वेश्चन था, ये हमारा शानदार क्वेश्चन था, आप आराम से देखिए। अरे मेरे दोस्त देखो, ऐसा है ना, ऐसा है कि मैं आपको बताता हूँ, ये very बेहतरीन क्वेश्चन था, तो इसका हमारा ऑप्शन पहला है आपका बी स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन है 1/b स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन था तुम्हारा 2b स्क्वायर, तो बी स्क्वायर इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। चलो, तो ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन में से था, और इसलिए इस क्वेश्चन को बार बार देखना, जो तुम्हें बार बार काफ़ी हेल्प करेगा, ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन में से था, ठीक है ना।
ये समझ जाओगे तो बना तुरंत ही लोगे, ठीक है, ये सारा चीज भरबली हो जाएगा। देखो, एक बच्चे कह रहे हैं कि सर आपको के आप मतलब कैसे पता कि त्रिभुजी का ही नहीं बनता हो। अरे 1.0 में क्वेश्चन एक आया था, त्रिभुज के 3 शीर्ष दिया हुआ था और जो कि वहां भी दिख रहा था कि वो समद्विबाहु है, लेकिन रियलिटी ये थी कि दो भुजा का योग तीसरी भुजा के बराबर हो गया था और त्रिभुजी नहीं बन रहा था। तो जब त्रिभुजी नहीं बनेगा तो किस त्रिभुज का नाम लेंगे, ठीक है ना। चलिए अब आगे चलते हैं मेरे दोस्त, देखते हैं। अब इसको हम देख रहे हैं कि एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 60,025 है। इसके सीमा के अनुदिश एक व्यक्ति 18 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा है। कितने समय में वह प्रारंभिक बिंदु पर आ जाएगा। सबसे पहले आप जानते हो ना, वर्ग भुजा स्क्वायर ये होता है वर्ग का क्षेत्रफल। भुजा निकालोगे तो मेरे दोस्त कितना हो जाएगा आपका, अंडर रूट क्षेत्रफल 245, इतना मेरे दोस्त हमारा मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब मेरे दोस्त आपको ये पता होना चाहिए कि ये है स्क्वायर। अगर स्क्वायर के चारों साइड पर आप यदि भ्रमण करोगे तो आप कितना डिस्टेंस ट्रेवल करोगे, जो इसका परिमाप होगा। और परिमाप क्या होता है, 4 गुना भुजाई तो होता है 245 245। तो ये आपका 5 चौके 20 और 24 चौके 96, 96 दो 98, है ना। या मेरे दोस्त इतना ही ऐसे ही रहने दो, 4 गुने 245, ठीक है, ये हुआ डिस्टेंस। अगर आपको समय निकालना है तो समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे चाल। तो आप कितना दूरी ट्रेवल करना चाहते हो, 4 गुने 245 मीटर, ठीक है। और बटे मेरे दोस्त स्पीड, स्पीड कितना है 18 किलोमीटर पर आवर। 18 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलना है तो 5/18 से मेरे दोस्त क्या कर दो, इसको गुणा कर दो, ताकि ये किलोमीटर पर आवर जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। मीटर से मीटर चला गया, 18 से मेरे दोस्त 18 भी हमारा चला गया, 5 से हम इसको काटेंगे, 5 चौके 20 और 5 नंबे 45। तो ये हमारा हो जाएगा 49 गुने 4 यानी 196 सेकेंड। 196 सेकेंड को मैं 180 सेकेंड और प्लस 16 सेकेंड तो कह ही सकता हूँ। अब 180 सेकेंड का मतलब होता है 3 मिनट, तो मेरे मित्र ये हमारा 3 मिनट हो जाएगा और साथ में 16 सेकेंड हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 मिनट 16 सेकेंड ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो बहुत ही आसानी से आप कर सकते हो और कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए तो मेरे दोस्त चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा 31 हो गया, ठीक है। अब मेरे दोस्त हम चलते हैं 32 नंबर पे। अब 32 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, पहले तो आपको ये समझना होगा। ये मेरे दोस्त हमारा ऑप्शन है 7/50, ये हमारा है 11/50 और मेरे दोस्त ये हमारा है 9/50, ठीक है। समझो पहले कि यहाँ पर मामला हो क्या रहा है। देखो मेरे दोस्त, क्वेश्चन हमारा क्या है, कहता है कि 52 पत्तों की एक गड्डी में से 2 ताश निकाल के रख दिया बाहर, ठीक है, फेंक दिया बाहर। मतलब 52 पत्ते की गड्डी था, 52 पत्ते का एक पैकेट था जिसमें से 2 ताश निकाल के फेंक दिया। अब कहा शेष बचे हैं 50 ताश, 50 ताश में से एक ताश हम निकालते हैं, तो बताइए कि वो एक ताश इक्का हो जाए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगा, एस हो जाए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात मेरे दोस्त, मेरा कहना आपसे ये होगा, आप 52 पत्ता में से 2 पत्ता तो बाहर फेंक दिए, बाकी बचा 50। 50 में एक पत्ता निकाले और आप कह रहे हैं कि उसके इक्का होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा। मेरा सवाल पहले आपसे ये होगा कि जिस 2 पत्ते को आपने फेंका, क्या आपको पता है कि वो दोनों पत्ता कौन सा था। आप कहोगे नहीं पता तो नहीं है, तब तो प्रोबेबिलिटी निकालने हैं तो पॉसिबिलिटी होगा। पॉसिबिलिटी होने का मतलब ये है कि जो हम 2 पत्ता बाहर निकाले, हो सकता है कि वो दोनों ही इक्का हो। जो पत्ता जो हम फेंक दिए बाहर, हो सकता है फेंका गया दोनों पत्ता इक्का हो गया, हाँ जी सर। या ऐसा भी हो सकता है कि एक पत्ता इक्का हो और एक पत्ता इक्का ना हो। या ऐसा भी हो सकता है कि हमने जो 2 पत्ता बाहर फेंका है वो दोनों में से कोई भी इक्का ना हो। आप कहोगे हाँ सर ये भी हो सकता है ना। यानी बाहर फेंके गए पत्ते में दोनों के दोनों इक्का होगा, या कोई एक इक्का होगा, या मेरे दोस्त दोनों में से एक भी इक्का नहीं होगा जो पत्ता हमने बाहर फेंक दिया।
यानी कि ये तीनों की तीनों पॉसिबिलिटी बनेगी। ठीक है, सबसे पहले ताश के 52 पत्ते में कितने इक्के होते हैं मेरे मित्र? 4 इक्के होते हैं। ठीक है, अब आप डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी निकालिए, एकदम ध्यान से देखिएगा। अब देखिए, बाहर जो आपने निकाला है, बाहर जो आपने फेंका 2 पत्ता, अगर वो दोनों के दोनों ही इक्के हों, तब तो टोटल 4 इक्के में से 2 इक्के तो बाहर फेंका गया। अरे हम पत्ता भले ही निकाले हैं 50 में से, लेकिन 2 पत्ता बाहर फेंके थे ना, तो बाहर फेंका गया दोनों पत्ता अगर इक्का होगा, तब तो 50 पत्ते में 2 ही इक्के बचे हैं, हैं? यानी कि मेरा जो निकाला गया इक्का होगा, उसी 2 में से कोई एक होगा, और निकाले थे हम 52 में, सॉरी 50 में से। ओके, या मेरे दोस्त, जो 2 पत्ता हम बाहर फेंके उसमें कोई एक ही इक्का हो, तो जो 2 पत्ता हम बाहर फेंके अगर उसमें एक ही इक्का फेंकाया हो, तब तो टोटल 4 इक्का। 4 इक्के में एक इक्का को अगर हम बाहर फेंक दिए, तब तो मेरे दोस्त 3 इक्का बच गया। कहोगे हाँ, यानी कि 50 में से जब हम एक पत्ता निकाल रहे होंगे और वो इक्का होगा, तो 3 में से कोई भी इक्का हो सकता है, निकाले थे हम 50 में से। या जो पत्ता हम बाहर फेंके हैं उसमें कोई इक्का ना हो, इक्का को छोड़ के बाहर फेंकाया हो, तो मेरे दोस्त फेंका गया पत्ता में एक भी इक्का नहीं होगा, तब तो 4 के चारों इक्के सलामत रह जाएंगे 50 पत्ते में। और जब 50 में से एक पत्ता बाहर निकालूंगा, तो इन चारों में से कोई भी हो सकता है ना, और निकाले हैं 50 में से, तब तो मेरे दोस्त हमारा टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 9/50 हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर हमारा सी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा सी होता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, अब मेरे दोस्त इसको देखते हैं और समझते हैं ये क्या है। मेरे दोस्त ये हमसे कहता है कि cos a माइनस बी, सॉरी cos a प्लस बी और इंटू cos a माइनस बी हमसे मांग रहा है कि बताइए सर क्या होगा इसका प्रोडक्ट। अगर हम इसका प्रोडक्ट निकालेंगे तो ऐसे तो cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इसका फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, जो कि मेरे दोस्त आपके ऑप्शन नंबर बी में है, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ऑप्शन नंबर ए था आपका साइन स्क्वायर ए, ध्यान दीजिए, साइन साइन स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर बी। और मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर सी है आपका कॉस स्क्वायर ए और माइनस कॉस स्क्वायर बी। ठीक है, तो आपका आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर बी हो गया। ठीक है, मान लीजिए आपको फॉर्मूला याद ना हो, तो वैसी स्थिति में क्या करेंगे? ए का मान 60 पुट कर लीजिए और बी का मान 30 पुट कर लीजिए। ठीक है, और आप देख लीजिए थोड़ा था, कॉस 60 प्लस 30 90 हो जाएगा, और इंटू कॉस 60 माइनस 30 30 हो जाएगा। कॉस 90 जीरो है, तो जीरो गुना कुछ भी रहेगा तो जीरो ही होगा, है ना। अब आप यही चीज़ क्या कीजिए, ऑप्शन में पुट कर दीजिए। अब यही चीज़ मेरे दोस्त ऑप्शन में पुट करिएगा, तो यहाँ कॉस स्क्वायर 60, तो कॉस स्क्वायर 60 आपका 1/4 हो जाएगा, साइन स्क्वायर 30 भी 1/4 होगा, जो आपका रिजल्ट जीरो बना देगा, और इस अर्थ में हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, चलिए मेरे दोस्त आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते रहिए। अब देखिए हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं इसको समझिए। ये कह रहा है कि एक मकान की खिड़की से एक झंडे के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और झंडे के आधार का अवनमन कोण 30 डिग्री है। यदि मकान के झंडे की क्षैतिज दूरी 6 मीटर की हो तो झंडे की ऊंचाई क्या होगा? मेरे दोस्त हम ये देख रहे हैं कि ये हमारे पास क्या है? एक मकान है, और इस मकान में मेरे दोस्त कहीं पर एक खिड़की है, खिड़की, ठीक है, और इधर मेरे दोस्त एक झंडा है, ये रहा हमारा झंडा। ठीक, हम क्या कर रहे हैं, हमें कैसे पता चला कि खिड़की से ऊपर झंडा है? क्योंकि खिड़की से जब देखा गया झंडे के शिखर को, तो उन्नयन कोण पाया गया, और उन्नयन हमेशा नीचे बनता है, इसलिए हम समझ गए कि झंडा खिड़की से ऊपर है। तो मेरे मित्र झंडे के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना हो गया है? 60 डिग्री हो गया है। अब यहीं से झंडे के जड़ को देखा गया, तो जड़ का अवनमन कोण 30 डिग्री बना, 30 डिग्री वहाँ है तो 30 डिग्री यहाँ भी हो जाएगा। आप कहोगे हाँ जी सर। हमें कहा झंडे के बीच की दूरी कितना है? झंडे और खंबे के बीच की दूरी हमारा 6 मीटर हो,
तो झंडे की ऊंचाई क्या होगी? बहुत ही आसान है, देखिए हम कैसे निकालते हैं। मेरे दोस्त 30 डिग्री के लिए लंब कितने? 1। आधार कितने? √3। 60 डिग्री के लिए लंब कितना हो गया? हमारा √3 हो गया, और आधार हमारा 1 हो गया। अब आप देखिए कि ये हमारा √3 है, तो मेरे दोस्त इसको भी √3 बनाना पड़ेगा, क्योंकि आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होगी। ये √3 है तो इसको भी √3 बनाना पड़ेगा, और इसके लिए इसमें √3 से गुना किए हैं तो इसमें भी √3 से करना होगा। तो ये हमारा 3 हो गया। अब यहाँ से यहाँ मेरे दोस्त हमारा 3 हो गया, ये 1 है तो हमारा ये भी 1 हो गया, ये यहाँ से यहाँ हमारा 1 हो गया। तो पूरा का पूरा झंडा कितना हो गया? 4। तो हम देख रहे हैं कि पूरा का पूरा हमारा झंडा कितना हो गया है? 4 हो गया। ठीक है, अब आप बताइए ना, यहाँ से यहाँ की दूरी जो √3 है वो कितना है? 6 मीटर है। जो मेरा √3 है वो मेरे दोस्त 6 मीटर है। जो मेरा 1 होगा √3 से ही कट जाएगा, हमारा 2√3 हो जाएगा। और जब 1 का मान हमारा 2√3 हो गया तो 4 का मान क्या होगा? 4 गुने 2√3, यानी कि 8√3 हमारा आंसर होगा। और 8√3 हमारा ऑप्शन नंबर सी है, इसलिए सी इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मेरे दोस्त चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ये हमारा 34 नंबर क्वेश्चन है। अब हम 35 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। एक समचतुर्भुज का एरिया दिया हुआ है, इसके छोटे विकर्ण दिए हुए हैं, तो लंबे विकर्ण क्या होंगे? तो देखिए 1/2 ये हमारा छोटा विकर्ण है, हमारा बड़ा विकर्ण मांग रहा है, तो 1/2 ये हमारा D1, मेरे दोस्त D2 हमसे मांग रहा है, ये दिया हुआ है 480। यहाँ से D2 कितना आ जाएगा? 48 आ जाएगा। तो मेरे दोस्त इस तरह से आपने देखा कि दूसरा विकर्ण हमारा क्या हो जाएगा? 48 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट की ओर बढ़िए। ये मेरे दोस्त क्या है? ये हमें कहता है कि दो स्थान के बीच की दूरी 240 किलोमीटर की है। ठीक है, दो व्यक्ति हैं जो ए और बी से, जब ये दोनों समान डायरेक्शन में चलते हैं, सेम डायरेक्शन में, तो इनकी मुलाकात 8 घंटे में होती है। और जब ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो इनकी मुलाकात 2 घंटे में हो जाती है। ठीक है, तो बताइए दोनों कार की चाल क्या होगी? तो मेरे दोस्त आप सबको पता है कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ठीक है, जब अपोजिट सेम डायरेक्शन में जाइएगा तो चाल घटकर काम करेगा, a-b की चाल से। ठीक है, चाल बराबर दूरी बटा समय। दोनों स्थान के बीच की दूरी कितना है? 240। कितने घंटे में मुलाकात हुई? 8 घंटे में, यानी कि हमारा हो जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर। दूसरा केस, जब मेरे दोस्त ये हमारा सेम डायरेक्शन में चलेगा, तो वैसी स्थिति में मेरे दोस्त देखिए दोनों स्थान के बीच की दूरी 240 है। सेम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में जब चलेगा चाल घटेगा। 2 चाल एक ही दिशा में जाएगा तो घट के काम करेगा, और 2 चाल अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा जुड़ के काम करेगा। तो मेरे मित्र इस वक्त जब दोनों चाल ऐड होके काम किया है तो केवल 2 ही घंटा में मुलाकात हो गई, यानी कि 120 हो गया। ठीक है, आज अगर हम इनका दोनों का अलग अलग स्पीड निकालते हैं, ऐड करिए, बी से बी चला गया, 2a और बराबर होगा 150। तब तो मेरे दोस्त यहाँ से a का मान होगा 75। अब a का मान 75 हो गया है और दोनों मिला के 120 है, तो मेरे मित्र b का जो स्पीड होगा वो यहाँ पर 45 हो जाएगा। तो यहाँ पर 45 दिख गया है, 75 और 45, जो कि मेरे दोस्त हमारा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, इस ऑप्शन में से कोई नहीं होगा। ओके, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर आते हैं। सब पर जोर लगेगा मित्र, सब पर जोर लगेगा। इतने दिन के बाद तो मैं यूट्यूब पे आया ही हूँ, है ना। चलिए, ऐसा थोड़ी ना है कि जोर लगा नहीं रहे हैं, जोर लगा ही रहे हैं। चलिए, अभी भी देख रहे हो बाल में पूरा तेल तेल लगा हुआ है, पूरा तेल तेल लगा हुआ है मेरे दोस्त। देखो क्या हमसे मांग रहा है, बताइए सर इसका माध्य क्या होगा। तो माध्य कैसे निकालते हैं? जैसे देखिए, अगर आपको माध्य निकालना हो, पहले मेरी बात समझिए। जब भी आपको माध्य निकालना होगा, यहाँ ध्यान से देखिएगा, जब भी आपको माध्य निकालना होगा तो सबसे पहले मेरे दोस्त आपको क्या क्या निकालना होगा, तो आप ये जान लीजिए।
वर्ग अंतराल और क्लास इंटरवल दिया रहे, तो वैसी स्थिति में माध्य बराबर क्या होगा? माध्य बराबर हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स और बटे सिग्मा एफ। ठीक है, तो सिग्मा एफ तो अभी भी दिख रहा है मुझे, कितना दिख रहा है? 16 16 9 25, 25 और 15 40, ये तो आपका 40 हो ही गया। हाँ, सिग्मा एफ एक्स कहाँ से निकालेंगे? तो उसके लिए पहले एक्स निकालिए। एक्स बराबर क्या होता है? एल प्लस यू बाई टू होता है। एल प्लस यू बाई टू कहाँ से निकलेगा? है, यहाँ से निकलेगा। ये एल और यू है, तो 0 प्लस 10 10, 10 का आधा हो जाएगा 5, 10 प्लस 20 30, 30 का आधा 15, 10 बढ़ रहा है, 10 बढ़ाते चले जाइए, 15 10 25, 25 10 35, 35 10 45। ठीक है, और अब देखिए 6 पंचे 30 हो जाएगा, 15 दहें का 150 हो जाएगा, 9 गुने 25 225 हो जाएगा, 4 गुने 35 140 हो जाएगा, 11 गुना 45 45 से कम 45 और 4 हो जाएगा 49। ठीक है, अब इस सबको जोड़ लीजिए। सबको जोड़ लेंगे तो ये 5 5 हमारा 10 हो जाएगा, और ये 8 2 10 4 14 14 और 9 मेरे दोस्त हो जाएगा 9 23 23 और 1 हो गया 24, और ये हमारा 5 2 7 1 8 8 2 10 1040। तो मेरे दोस्त ये हमारा हो जाएगा 1040। जीरो से जीरो खत्म हो गया, है ना। ये मेरे दोस्त हमारा क्या है? ये हमारा एफ एक्स है, एफ एक्स। एफ और एक्स को मल्टीप्लाई किए, एफ एक्स है। सभी एफ एक्स को जोड़ दिए 1040, सभी एफ को जोड़ दिए हमारा 40। तो एफ सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, यहाँ से रिजल्ट कितने आ गए? 26। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन, हाँ यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। आओ मेरे दोस्त इसको देखते हैं, ये क्या है हमारा? ये कहता है किसी बारंबारता बंटन का समांतर माध्य और माध्यिका इतना इतना है तो बहुलक क्या होगा? आपको पता होना चाहिए कि मेरे दोस्त 3 इंटू मीडियन, आपको पता होना चाहिए कि 3 इंटू मीडियन बराबर मॉड और प्लस 2 इंटू मीन, 2 इंटू मीन। ठीक है, अब ये देखिए 3 इंटू मीडियन, तो मेरे दोस्त 3 इंटू मीडियन, मीडियन तो हमारा 26 है। मॉड, तो मॉड मेरे दोस्त कितना? मॉड तो हमें फाइंड ही करना है, और प्लस 2 गुने मीन, मीन हमारे पास क्या है? मीन है 25.5। ये मेरे दोस्त हमारा 78 हो गया, और ये 25.5 दूनी हो जाएगा 51 माइनस 51, और बराबर हमारा मॉड हो जाएगा। मॉड हम यहाँ पर देख रहे हैं 27 हो जाएगा। 27 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको देखिए, ये क्या है मेरे दोस्त? ये हमें अभी दिख रहा है ऊपर में साइन थीटा। सजा लेते हैं थोड़ा सा मेरे दोस्त। क्वेश्चन हमारा क्या है एक्चुअल में? साइन 5 थीटा प्लस साइन 3 थीटा और प्लस में साइन थीटा, और बटे मेरे मित्र ये हमारा कॉस 5 थीटा प्लस ये कॉस थीटा और प्लस कॉस में 3 थीटा। 3 थीटा और प्लस में कॉस थीटा। ठीक है, अब जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ उस पर थोड़ा ध्यान देना। आपको पता होना चाहिए कि साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है मेरे मित्र? 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और इंटू कॉस, सॉरी इंटू हमारा, हर बात को समझोगे तभी आपको समझ में आएगा, वरना बहुत ही मुश्किल हो जाता है इसको समझ पाना। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर कॉस सी माइनस डी बाई 2 हो जाएगा। ठीक, अब कॉस सी प्लस कॉस डी क्या होता है? ये मेरे दोस्त हमारा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 हो जाएगा, और इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब काम करते हैं। मेरे दोस्त ध्यान दो, अब मेरे भाई ये हमारे पास साइन 5 थीटा है, ये हमारे पास साइन थीटा है, ये हमारा कॉस 5 थीटा है। एकदम ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूँ। ये हमारा साइन 5 थीटा है, ये हमारा साइन थीटा है, ये कॉस 5 थीटा, ये हमारा कॉस थीटा है। अब मेरे दोस्त हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? 5 थीटा और थीटा को ही क्यों ले रहे हैं? क्योंकि जब 5 थीटा प्लस 1 थीटा 6 थीटा बाई 2 करेंगे ना, तो 3 थीटा आ जाएगा जो बीच में है, जिससे कुछ कॉमन आएगा, है ना।
तो मेरे दोस्त इसीलिए हम 5 और 1 को ले रहे हैं, ठीक। अगर हम इसको सी माने, इसको डी माने, तो क्या होगा, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और इंटू कॉस सी माइनस डी बाई प्लस ये हमारा साइन 3 थीटा होगा। इसी तरह नीचे देखिए, कॉस 5 और कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 और इंटू कॉस मेरे मित्र सी माइनस डी बाई 2। ये कॉस 3 थीटा अपने जगह पर रहेगा। अब देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 साइन 3 थीटा और इंटू मेरे मित्र कॉस 2 थीटा प्लस साइन 3 थीटा। नीचे हमारा क्या होगा, 2, ठीक है, 2 कॉस 3 थीटा इंटू हमारा कॉस 2 थीटा और प्लस में हमारा साइन 3 थीटा। हम ऊपर में देख रहे हैं कि साइन 3 थीटा हमारा कॉमन आएगा, ये 2 कॉस 2 थीटा प्लस 1 हो जाएगा। नीचे में हम देख रहे हैं कॉस 3 थीटा हमारा कॉमन आएगा, 2 कॉस 2 थीटा और प्लस 1 यहाँ रह जाएगा। अब मेरे दोस्त इनमें से ये दोनों हमारा कैंसिल आउट हो गया, साइन 3 थीटा बाय कॉस 3 थीटा, ये हमारा टेन 3 थीटा हो जाएगा। तो मेरे दोस्त इस तरह से बी नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, टेन 3 थीटा हो गया। ठीक है, चलिए तो मेरे दोस्त चलते हैं आगे और इसी तरीके से बने रहिए, आप कंटिन्यू चलते रहिए। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा था 39 नंबर क्वेश्चन। अब मेरे दोस्त हम आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। ये हमारा आखिरी सवाल है। ठीक है, देखिए ये क्या है, एक शंकु और एक गोलार्ध समान आधार और समान आयतन के हैं, इनके ऊंचाई का रेशियो क्या होगा। सबसे पहले आप ये देखिए कि ये हमारे पास एक शंकु है और मेरे दोस्त हमारे पास ये एक अर्धगोला है। ठीक है, हमें क्वेश्चन कहा कि इनका जो है ना समान आधार है। समान आधार का मतलब क्या है, रेडियस सेम है। समान आधार का मतलब रेडियस सेम होता है, यानी इसकी रेडियस r है तो इसकी भी रेडियस r है। ठीक है, और हमें कह रहा है दोनों के हाइट का रेशियो बताइए, तो इसका हाइट h मान लेते हैं और अर्धगोला का तो रेडियस ही हाइट होता है, तो ये मेरे दोस्त हमारे पास इसकी हाइट को, अर्धगोला में जो रेडियस है वही उसकी हाइट भी होता है ना। हमसे कहा कि दोनों का आयतन भी बराबर है, आयतन बराबर करेंगे तो ये तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। और मेरे दोस्त इसका आयतन क्या होगा, 2/3 पाई आर क्यूब को आर स्क्वायर इंटू आर कह देते हैं, है ना। तो यहाँ से देखोगे पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर तो गया, 1/3 से 1/3 भी गया। शंकु की ऊंचाई और बटे वो अर्धगोला की, मेरे दोस्त ये हमारा 2/1 हो जाएगा। तो शंकु की ऊंचाई बटे अर्धगोला की ऊंचाई मेरे दोस्त 2:1 हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है, चलिए तो आइए मेरे दोस्त, इस तरीके से हमने आपको पूरा पूरा कंप्लीट कर दिया है और अब प्लेटफॉर्म का सेट करा दीजिए और अब प्लेटफॉर्म का सेट मेरे दोस्त स्टार्ट हो जाएगा। तो आज की सेवा यहीं पे समाप्त होती है। मैंने आपको 40 क्वेश्चन मेरे दोस्त करा दिए और ये 6 to 8 में आया हुआ 2.0 का क्वेश्चन था। हमें पूर्ण भरोसा है कि आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं भी आपको 6 to 8 का सटीक मेरे दोस्त एनालिसिस नहीं मिला होगा। प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह यूट्यूब, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह प्राइवेट लिमिटेड और प्लेटफॉर्म ये जो नवीन कुमार सिंह यूट्यूब चैनल जिस पे मैं अभी लाइव हूँ, केवल और केवल यहीं पर ये सटीक अवेलेबल हुआ है। मेरे दोस्त मेरी पढ़ाई आपको कैसा लगता है, अभी तो आप कुछ मत लिखना, अभी चूंकि क्लास जैसे ही बंद होगा उसके बाद मतलब लाइव जब दिखाना बंद कर देगा तब अपना अपना ओपिनियन जरूर लिखना। ठीक है, चलो थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। मिलते हैं फिर कल अपने टाइम पर। ठीक है, जिसको भी अर्जुन बैच लेना है अर्जुन बैच ले लीजिए, अंतिम समय में वही आपका साथ देगा। थैंक यू। अर्जुन बैच 2, अर्जुन बैच 2।